गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस। और ये बताओ, तुम लोग को मेडिवल हिस्ट्री आती है कि नहीं आती है? नहीं आप नहीं आती? कल वन शॉट लोगे मेडिवल हिस्ट्री का मॉर्निंग में? ले लेंगे। पक्का? ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाने बैठू फिर तुम लोग आए ना। बताओ। लगा देखो मैं, लेंगे। है ना, सर एक एक बार मिनट बोलना सर, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम लोग को मेडिवल हिस्ट्री नहीं आती है तो मेडिवल हिस्ट्री का एक वन शॉट करेंगे। सर नहीं आती है सर। नहीं आती है? क्योंकि नहीं आती है। अभी मैं क्वेश्चन सेट कर रहा था ना, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाते करवाते भी चीज़ों को समझाऊं ना, तो शायद तुम चीज़ों को अच्छे से याद ना रख पाओ। ठीक है? तो क्योंकि कल कोई टेस्ट तो आपका है नहीं है, और तुम लोग ऐसे ही वेल हो, तो एक काम करेंगे, कल हम सुबह बैठ जाएंगे कोई 10 बजे ना, और 10 से सर कल लेकर। मैच नहीं है सर, आप कह रहे थे। अबे कल थोड़ी है, परसों है वो। ओके सर। हाँ, परसों मत तंग करना बस। चलो, तो अभी एक एक पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास करेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें असाइनमेंट दूंगा, एक मॉडर्न हिस्ट्री की, सॉरी मिडिएवल की असाइनमेंट दूंगा। मैं तुम्हें दूंगा 26 क्वेश्चन करने के लिए, जो कि तुम्हारे पेपरों में आ रखे हैं। ठीक है? ये थोड़े पुराने क्वेश्चन है, थोड़े मुश्किल क्वेश्चन भी है, लेकिन अगर आप अपनी एंशंट हिस्ट्री को हल्का सा रीड करोगे ना, तो आपको मैक्सिमम चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है? तो आपने क्या करना है, उन क्वेश्चंस के आंसर उस बुक में से रीड करके ढूंढने हैं आपने। ठीक है? और उसके बाद देखो, आपको मैंने ना 2 चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, अगर आपको याद होगा तो। आपको मैंने विजयनगर एम्पायर बहुत डिटेल में करवाया था, याद है? यस है यस ना? सर। तो और जो भी क्वेश्चन आपका विजयनगर एम्पायर का आता होगा, आपके मॉक टेस्ट में आप कर लेते होंगे, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पाते होंगे। यू यू आर एबल टू डू ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस, अगर आपको चीजें याद है तो। ठीक है? तो कल हम विजयनगर एम्पायर नहीं करेंगे, कल हम करेंगे आपका दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, और भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ठीक है? मैंने अभी अभी आपके लिए पीपीटी बना रहा था क्वेश्चंस की, तो उसमें मेरे को ऐसा लगा कि मतलब कुछ ही टॉपिक्स हैं जो करने की जरूरत है, सारे टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? और उसी को सोच के मैंने ये सोचा है कि हम जो मराठास है, मराठास को हम इग्नोर कर देंगे, मराठास को हम रीड नहीं करेंगे। ठीक है? हम दिल्ली सल्तनत में भी 2-3 रूलर्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं बार बार। मुगलों में भी आपके 3 रूलर्स के ऊपर जरा क्वेश्चन आए हैं, हुमायूं के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया आपका। तो हम क्या करेंगे, इन सब चीजों को जो है हम इग्नोर कर देंगे, और कल हम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे मैक्स टू मैक्स। और विजयनगर एम्पायर के अलावा, और जो आपका बिगिनिंग का एम्पायर है, उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं आपकी मीडिएवल हिस्ट्री की, उन सबको हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है? तो मीडिएवल हिस्ट्री का ये करेंगे। लेकिन आज मैं आपको क्लास के बाद एक पीपीटी दूंगा। देखो, मुझे नहीं पता कि आप लोग का रिवीजन पैटर्न क्या है, आप लोग क्या पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप जो असाइनमेंट दूंगा अगर आप उसको करोगे ना कहीं आपको चीजें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। आप खुद देखना, जो आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, इसमें आपके पुराने क्वेश्चन और क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है? आप नेट की हेल्प लो या कुछ भी करो, लेकिन उस असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना, आप अगर कर सकते हो तो। अगर नहीं कर सकते हो तो ट्रस्ट मी, कल जब आप 2.5 घंटे लगा लोगे तो आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। आपके मन में ये डाउट नहीं रहेगा कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। यू विल बी एबल टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है? बट अभी फिर ना आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने पहले मिडिएवल करनी है। तो पहले क्या करेंगे, आपको कल सुबह मिडिएवल करवा देंगे, जो उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे उसको भी कर लेंगे, और शाम को बैठ के हम मॉडर्न कर लेंगे। ठीक है? हाँ ना, कुछ तो बोलो यार, कम से कम ये तो लगा पता कि तुम्हें आवाज आ रही है मेरी। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आवाज में? नो सर। ठीक है, चलिए। अब हम वापिस करते हैं, स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने कल छोड़ा था। लखनऊ पैक्ट तक सब याद है? लखनऊ पैक्ट में किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। कल हमने क्या किया था, कल हमने डिस्कस किया था कि जैसे आपका स्वदेशी मूवमेंट कंप्लीट हो जाता है, स्वदेशी मूवमेंट के बाद आपका जो कांग्रेस है उसके पास लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचता। ठीक है? उनको मुद्दा मिलता है वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने, वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू होने से। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू होने से पहले के जो समय था आपका, उस समय के ऊपर जो आपकी कांग्रेस थी वो लीडरलेस थी। ठीक है? क्योंकि आपके एक्सट्रीमिस्ट को निकाल दिया गया था, मॉडरेट्स आपके अकेले पड़ गए थे। तो आपका जो लखनऊ में समझौता होता है 1916 में, क्योंकि आपका लखनऊ का सेशन होता है,
अब जो आपका लखनऊ का सेशन होता है, इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, जल्दी बताओ। हु वॉज द प्रेसिडेंट? AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, आपको मैंने बताया था। तो जब लखनऊ का सेशन होता है आपका 1916 में, तो उसमें आपके प्रेसिडेंट कौन होती है? अंबिका चरण मजूमदार। सॉरी, बेसिकली ये लड़की नहीं है, ये मेल है आपका, इट्स अ मेल। और इसके बाद ही आपका सेशन होता है 1917 का, मैं बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, उसकी खास बात है, एक खास बात क्या है, आई टेल यू। तो जो आपका 1916 में सेशन होता है लखनऊ में, उसकी दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका लखनऊ का पैक्ट। लखनऊ का पैक्ट किसके बीच में होता है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, जॉइंट एफर्ट्स के लिए। और दूसरा आपका तिलक और उसके जो लोग थे आपके, जो एक्सट्रीमिस्ट थे तिलक के अलावा, उन सबको आपका कहाँ जोड़ा गया? वापस कांग्रेस में जोड़ा गया। अब सब लोग मिल चुके हैं आप पे, वही आपका करण अर्जुन मिल चुके हैं आपस में। नाउ व्हाट कैन हैपन, अब आपका मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन जिस मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मूवमेंट होना है, वो मूवमेंट आपका ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है, देखो 1916 में आपका सेशन होता है दिसंबर के महीने में। 1916 में आपका दिसंबर के महीने में सेशन होता है। उससे पहले ही आपका देखो, अप्रैल 1916, सितंबर 1916, आपका ऑलरेडी कौन सा मूवमेंट शुरू हो चुका है? होम रूल मूवमेंट। और इसी मूवमेंट के इम्पैक्ट के बाद आपका बाल गंगाधर तिलक और एनी बसंत की बात जो है वो कांग्रेस ने मानी। ठीक है यार, इतने इन्फ्लुएंशियल बंदे हैं, इन्होंने अपने बल के ऊपर बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के मूवमेंट चालू कर दिया। इनको तो कांग्रेस में शामिल करना बनता है। ठीक है, तो याद रखना है कि आपका जो होम रूल मूवमेंट है वो पहले होता है, आपका लखनऊ का जो सेशन है वो बाद में होता है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक क्योंकि कांग्रेस का मेंबर नहीं होता है, तो बेसिकली क्या करता है, एनी बसंत से बातचीत करता है। और एनी बसंत और बाल गंगाधर तिलक की ना एक ही डिमांड होती है बेसिकली। और वो डिमांड किसकी होती है? स्वराज की। कि अगर अंग्रेज हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर के लिए, तो हमें क्या चाहिए? स्वराज। बाल गंगाधर तिलक का तो नारा भी था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो आपका होम रूल मूवमेंट जो है, उसका पर्पस क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि आपका स्वराज। ठीक है, विद इन ब्रिटिश एम्पायर। अब ये देखो कैसा स्वराज चाहिए, हमें ब्रिटिश एम्पायर से अलग नहीं होना, हमें ब्रिटिश एम्पायर से इंडिपेंडेंट नहीं होना, हमें ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही क्या चाहिए? सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। अब देखो इंडियंस के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो खुद को गवर्न कर सकते हैं। वो चाहते थे कि हम ब्रिटिश एम्पायर का ही पार्ट रहें। होता क्या था कि उस समय तक ना आपकी कुछ कॉलोनीज हुआ करती थी, जैसे कनाडा हो गया, आपकी ऑस्ट्रेलिया होगी। तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी कुछ आपकी कॉलोनीज हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की, जिसमें सेल्फ गवर्नमेंट दे दी गई थी। तो इंडियंस कहते जैसे आपने कनाडा में सेल्फ गवर्नमेंट दे रखी है, आपने ऑस्ट्रेलिया में सेल्फ गवर्नमेंट दे रखी है, उसी ग्राउंड्स के ऊपर आप हमें भी सेल्फ गवर्नमेंट दे दो। तो इंडियंस वर डिमांडिंग सेल्फ गवर्नमेंट, बट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो इसके लिए और अच्छा वर्ड क्या, आपको मैंने कल बताया भी था, याद करो अच्छा वर्ड क्या है इसके लिए? कौन सा स्टेटस? डोमेनियन। डोमिनियन स्टेटस। तो इंडियंस बेसिकली क्या मांग रहे थे आपका? इंडियंस वर डिमांडिंग डोमिनियन स्टेटस, कि आधी चीज तुम संभालो, आधी चीज हम संभाल लेंगे। ठीक है, हम आपके अंडर ही रहेंगे, बस हमें क्या चाहिए? थोड़ी बहुत पावर चाहिए खुद की चीजों को डिसाइड करने की। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि फ्रीडम तो सबका अधिकार है, हर एक देश का नेचुरल राइट है। तो उसी चीज को अचीव करने के लिए आपकी दो होम रूल लीग बनाई गई। कई बार क्वेश्चन आता है कि आपका होम रूल मूवमेंट किससे इंस्पायर्ड था? याद रखना, आपका होम रूल मूवमेंट इंस्पायर्ड था आयरलैंड से। तो आपके आयरलैंड में होम रूल लीग्स हुआ करती थी। देखो आपको पता है, जैसे आपकी बहुत क्रिकेट में बहुत तगड़ी राइवलरीज होती है। जैसे आपका क्रिकेट में अगर हम बात करें, तो आपका इंडिया और पाकिस्तान के मैच बहुत तगड़े होते हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच जो एशेज के इसको बहुत तगड़े होते हैं। पता है आपको, एक और मैच बहुत तगड़ा होता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्यों होता है तगड़ा मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान का? उनके आपस में बॉर्डर टकराते हैं, लड़ते हैं आपस में। ठीक है, उसके अलावा सबसे खतरनाक और सबसे अंडररेटेड मैच होता है आपका आयरलैंड का। वर्ल्ड कप में 2 बार आयरलैंड ने आपका इंग्लैंड को हराया है। बहुत तगड़े मैचेस हैं। आयरलैंड जो है ना, आपके दो आयरलैंड है, एक आपका नॉर्दर्न आयरलैंड है और एक आपका नॉर्मल आयरलैंड है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड है ना, उसको उसको अंग्रेजों ने अपना ब्रिटेन का पार्ट बना लिया हुआ है। तो वो इनसे इंडिपेंडेंट होना चाहता है। जैसे हमारा कश्मीर मुद्दा है ना, जैसे हमारे लिए कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड क्या है, तो हमारा ही है। तो वैसे नॉर्दर्न आयरलैंड भी आपका इंग्लैंड से जो है वो अलग होना चाहता है। ठीक है, ब्रिटेन से अलग होना चाहता है। तो वहां पे भी आपका होम रूल मूवमेंट चला था, कि आप हमें सेल्फ गवर्नमेंट करने दो, ताकि हम ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही रहें, लेकिन हम अपना रूल कर लें। तो उसी चीज से इंस्पायर होके आपका जो है होम रूल मूवमेंट जो है वो इंडिया में शुरू होता है, आयरलैंड से इंस्पायर होके। आयरलैंड में आपकी होम रूल लीग्स हुआ करती थी।
और तिलक का भी यही मकसद था कि होम रूल चाहिए, और मिसेस एनी बेसेंट का भी यही मकसद था। अब पंगा क्या होता है कि तिलक के तरीके अलग हैं, बेसेंट के तरीके अलग हैं। और अगर दो लीडर, वो भी ऑपोजिट, अगर एक ही संस्था को लीड करे, तो क्या हो सकता है आपका? क्लैश हो सकता है, मूवमेंट भी फेल हो सकता है। तो तिलक और एनी बेसेंट, जो कि बेसिकली सेम चीज के लिए ही काम कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, अलग अलग से संस्थाएं बनाई, अलग अलग से मूवमेंट लॉन्च किए। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी जो लीग बनाई, वो पहले बनाई अप्रैल के महीने में। एनी बेसेंट की जो लीग है वो बाद में आती है, सितंबर के महीने में। फिर आपका मद्रास में बनाए, मद्रास में हेडक्वार्टर होता है। और याद रखना, जो तिलक है, तिलक आपका महाराष्ट्र और सेंट्रल इंडिया को कवर करता था, यानी कि वहां पे लोगों को अवेयर करता था। ठीक है। और जो आपकी एनी बेसेंट थी, वो बाकी जितना भी एरिया बच गया आपका महाराष्ट्र और सेंट्रल इंडिया के अलावा, वो कवर करती थी। अब देखो, बेसिकली दोनों लीग्स अलग अलग हैं, लेकिन दोनों मिलके काम कर रही हैं, दोनों आपस में क्लैश नहीं कर रही हैं, और दोनों एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं। बट स्टिल यू मस्ट रिमेंबर कि आपकी दो होम रूल लीग्स हुआ करती थी। ठीक है। अब जो एनी बसंत की होम रूल लीग थी, इसका नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग। एनी बसंत की जो संस्थान थी, उसका नाम क्या था? ऑल इंडिया होम रूल लीग। और जो बाल गंगाधर की थी, इसका था इंडियन होम रूल लीग। इंडियन होम रूल लीग, IHRL। ठीक है। और AIHRL। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग किसकी थी? ऑल इंडिया वाज एनी बसंत, बिकॉज शी वाज कवरिंग ऑल ऑफ द इंडिया। एंड बाल गंगाधर तिलक की कौन सी थी? इंडियन होम रूल लीग, जिसने आपका महाराष्ट्र और मध्य भारत को कवर अप किया था। ठीक है। तो ये भी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है। तो दोनों लीग्स ने आपस में कॉपरेट किया। ठीक है। धीरे धीरे आपका मुस्लिम लीग को भी साथ लाया गया, क्योंकि जब आपका मूवमेंट शुरू हुआ, तो 1916 का सेशन हो चुका था, लखनऊ पैक्ट हो चुका साथ में। तो स्वराज की डिमांड के लिए मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट किया। ठीक है। तो होम रूल मूवमेंट ने क्या किया, एक नया जीवन लेके आगे नेशनल मूवमेंट में, जो आपका आजादी का संघर्ष था, उसमें एक नई ऊर्जा लेके आगे, एक नई एनर्जी लेके आगे। ठीक है। उसी में वही जो चीजें, देखो याद रखना कि जो चीजें आपके स्वदेशी मूवमेंट में हुई थी ना, जो जो चीजें, जो जो एक्टिविटीज आपके स्वदेशी मूवमेंट में हुई थी, वही एक्टिविटीज कहाँ पे हो रही है? आपके होम रूल मूवमेंट में हो रही है। सेम टू सेम एक्टिविटी, याद रखना, सेम टू सेम एक्टिविटी। देयर वाज नो चेंज इन द स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपका तिलक कर रहा है काम, तिलक तो वैसे स्ट्रेटेजी रखेगा आपका। तो तिलक की जो स्ट्रेटेजीज आपके स्वदेशी मूवमेंट में हुआ करती थी, उनका ही। और याद रखना है कि वुमेन्स ने भी काफी अच्छे नंबर में जो है वो पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था। अब ये जो होम रूल लीग है, इसकी ना एक और खास बात है। इस होम रूल लीग में आपको देखने को मिलते हैं न्यू लीडर्स, आपके नए लीडर्स आते हैं। और वो नए लीडर बाद में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगहों पे पहुंचेंगे। ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि नए लीडर कौन कौन उभर के आते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो न्यू लीडर्स कौन कौन से आते हैं, आपने नाम लिखने हैं होम रूल लीग के अंदर, होम रूल मूवमेंट के अंदर। होम रूल मूवमेंट में आपको याद रखना है, आपके आते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। फिर आपका जवाहरलाल नेहरू। फिर एक था आपका भूला भाई देसाई। सरदार पटेल। ठीक है। और इसके अलावा आपके चितरंजन दास। चितरंजन दास को हम कहते हैं CR दास। बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं आपके ये। ठीक है। हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके अलावा आपका मोहम्मद अली जिन्ना। सर थर्ड नेम क्या लिखा हुआ है? भूला भाई देसाई, BHULABHAI, भूला भाई देसाई। मोहम्मद अली जिन्ना। हजरत मोहानी। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और बताऊं तो राजेंद्र प्रसाद। और कौन थे आपके? और भी एक सेकंड और, मुझे थोड़ा नाम याद करने दो। हाँ, टी राधा गोपालचारी। ठीक है। तो बहुत सारे आपके नए फेसेस हैं। अच्छा, एक और थे आपके सैफुद्दीन किचलू वगैरह, ये सब नए नेता आए थे आपके, बहुत सारे नए नेता आए थे, जो बाद में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे।
ठीक है। हालांकि मुस्लिम लीडर्स और भी थे, ऐसा नहीं कि मुस्लिम लीडर्स की तुम्हें तुम्हें दो नाम लिखे हैं यही थे, और भी आपके मुस्लिम लीडर्स हुआ करते थे। जैसे दो आपके अली ब्रदर्स कहते हैं उनको हम, दो लीडर थे आपके जिसको हम इकट्ठे कहते हैं अली ब्रदर्स, जिनका पूरा नाम है आपका शौकत अली एंड मोहम्मद अली। तो आपके बहुत सारे नए लीडर्स आते हैं जो बाद में एक नया रोल प्ले करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। नए नए मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, महात्मा गांधी को भी नए फेसेस मिल गए मूवमेंट करने के लिए। लिख लिया, बताओ। यस सर। ठीक है। तो एक तो आपका ये होता है कि नए नए लीडर्स आते हैं आपके, और दूसरा ये होता है कि अंग्रेज हल्का सा बैकफुट पे आते हैं। अब याद करो कि जब आपका स्वदेशी मूवमेंट हल्का सक्सेसफुल हो रहा था, तो अंग्रेजों ने रिफॉर्म्स अनाउंस किए थे। कौन से रिफॉर्म अनाउंस किए थे अंग्रेजों ने उस समय के ऊपर, जल्दी बताओ। जब आपका स्वदेशी मूवमेंट सक्सेसफुल हो रहा था, तो अंग्रेजों ने कौन से रिफॉर्म्स अनाउंस किए, जल्दी बताओ मेरे को फटाफट से। अगर आपको आंसर आ रहा है, अगर आप आंसर नहीं बता रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या आप बात कर रहे हो यार, मॉरले मिंटो रिफॉर्म याद नहीं है? मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स आए तो थे यार। क्या क्यों तंग कर रहे हो यार, बताओ। है तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मैंने? आता है तो भी बताओ, नहीं आता है तो भी बताओ। बड़े बेशरम हो यार कसम से। याद नहीं तुम्हें? अब जो भी मीटिंग छोड़ के भागा है ना, वो मीटिंग में आ नहीं पाएगा क्योंकि मीटिंग हो चुकी है लॉक। एक सेकंड रुको। ओके। तो जैसे आपका स्वदेशी मूवमेंट के बाद आपका मॉरले मिंटो रिफॉर्म आए थे, तो उसी के बाद जैसे ही आपका ये होम रूल मूवमेंट होता है, तो अंग्रेज फिर से आपके रिफॉर्म्स अनाउंस करते हैं। और अंग्रेज कौन से रिफॉर्म अनाउंस करते हैं आपके? मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म, या जिसको हम कहते हैं आपका मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। वो कहते हैं जैसे आपका ये मूवमेंट पीक पकड़ता है ना, उस मूवमेंट के पीक पकड़ते अंग्रेज बोलते हैं कि आप क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप क्यों इतना थक रहे हो, वॉर खत्म होने वाली है बहुत जल्दी, हम जीत रहे हैं। और उस वॉर के खत्म होते ही आपका जो उस समय का अंग्रेजी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था, वो क्या करता है, वो आपका नए कहता है कि हम नए नए रिफॉर्म्स लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी। और वो रिफॉर्म्स आते हैं 1919 में, जिसको हम कहते हैं आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और इसी को हम कहते हैं आपका मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसी को हम कहते हैं आपका मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। आपके जो मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे, ठीक है, इनमें असल में अक्सर होता कुछ नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो नॉर्मल तरीके से अगर हम सिंपल सिंपल देखें, तो इसमें ना अंग्रेजों ने बस मोमेंटम तोड़ना था। ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही एनी बसंत ये मूवमेंट करती है, अगर आप वॉर के समय कोई भी मूवमेंट करोगे तो अंग्रेज तो आपको अरेस्ट करेंगे ही। एनी बसंत को अरेस्ट कर लेते हैं। एनी बसंत को जब अरेस्ट कर लेते हैं, तो एनी बसंत को जेल में बोलते हैं कि आप फालतू में प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो तो हम आपको अभी छोड़ देंगे, और ट्रस्ट अस की अगर आपको छोड़ देंगे, आप मूवमेंट मत करना, क्योंकि हम आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, नए रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। और जो भी आप स्वदेशी की बात कर रहे हो ना कहीं हम स्वदेशी, मतलब हम आपको ही गवर्नमेंट देने की बात कर रहे हैं। वी विल प्रोवाइड यू गवर्नमेंट, ओके। आपको गवर्नमेंट चाहिए ना, हम आपको पूरी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे क्या करेंगे, ग्रेजुअली, हम ग्रेजुअली आपको सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही एनी बसंत को ये बात लगती है पता, एनी बसंत जेल से छूट जाती है। और एनी बसंत बोलती है कि अगर अंग्रेज डिमांड मान ही गए हैं कि वो हमें सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे ग्रेजुअली, तो क्या ही दिक्कत है। अब एनी बसंत को नहीं पता था कि ये लोग बात कर रहे हैं 30 साल बाद, कि हम 30 साल बाद आपको सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। उन्होंने ग्रेजुअल का मतलब क्या समझा, उन्होंने ग्रेजुअल का मतलब समझा कि 5 साल 10 साल तक धीरे धीरे सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाएगी। तो एनी बसंत जो है अपना मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेती है, और उस मूवमेंट को कॉल ऑफ करने के बाद आपका जो ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट है वो आपका खत्म हो जाता है। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब कहाँ से आवाज निकली? ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम डिस्कस करेंगे आपका गांधीयन एरा, ठीक है। अब महात्मा गांधी बापू हमारे कूल डूड हैं, ये आ चुके हैं भारत में।
तो 1918 से 1917 वैसे ठीक रहेगा ज़्यादा बोलना। तो अब आपका जो कांग्रेस है, कांग्रेस आपका गांधी के मंत्र में मुग्ध हो जाएगी। जो गांधी बोलेगा कांग्रेस वही करना शुरू कर देगी। तो अब आ जाता है आपका गांधीयन एरा। ठीक है, तो बिगिनिंग कैसे होती है गांधीयन एरा की? तो महात्मा गांधी दुनिया के एक बहुत फेमस लीडर है, हमें पता है इसके बारे में, जिनकी पूरी दुनिया भर में रिस्पेक्ट होती है पर भारत में नहीं होती है। ठीक है, तो जो इनके लाइफ के लेसन्स थे वो आज तक दुनिया को इंस्पायर करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो मोहनदास करमचंद गांधी जिनको हम महात्मा गांधी कहते हैं। ठीक है, ही वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन। राष्ट्रवादी थे, एंटी कॉलोनियल थे। ठीक है, और उन्होंने भारत को आज़ादी के लिए एक नॉन वायलेंट मास मूवमेंट मतलब लोगों की हेल्प ली, लोगों को इन्वॉल्व किया, लेकिन वायलेंस नहीं किया। इसके कारण इंडिया को अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस मिल गई। ठीक है, ऐसा इस किताब का मानना है। हालांकि किताब मैंने खुद ही बनाई है, बट हर जगह ये लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल था महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी की अर्ली लाइफ के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। ठीक है, जो कि आपका देखो, आपका एक कच्छ है और एक आपका काठियावाड़ है। ठीक है, तो आपका जो काठियावाड़ वाला जगह है वहाँ पे क्या है आपका, ये पोरबंदर नाम की जगह है। तो आपका पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके फादर का नाम करमचंद गांधी था, इनका असली नाम तो सिर्फ मोहनदास था। तो करमचंद गांधी इसका फादर का नाम था, और जो कि आपके पोरबंदर स्टेट में काफी अच्छी पोजीशन के ऊपर हुआ करते थे। हिज मदर नेम वाज पुतलीबाई। ठीक है, और इनकी शादी किससे हुई थी आपके, इनकी शादी हुई थी कस्तूरबा गांधी से। ठीक है, और उस टाइम के ऊपर बहुत छोटी एज में इनकी शादी हो गई थी, क्योंकि उस टाइम तो चाइल्ड मैरिज चलती थी आपका। तो बेसिकली इन 1888 ये लंदन गए थे अपना लॉ करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज से। ठीक है, और उसके बाद ये क्या गए, बेसिकली इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया लॉ के लिए, लेकिन कुछ खास हो नहीं पाया। तो ये वापस इंडिया में आ गए आपके, ये 1891 में इंडिया आ गया अपने लॉ करने के बाद। ठीक है, बाद में हिज मदर पास्ड अवे, और लॉ करियर भी नहीं बन पाया आपका। तो फाइनली क्या होता है कि इनको ना, एक अब्दुल्ला नाम का एक गुजराती मर्चेंट होता है, उसको कोई लीगल प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, और उसके लीगल प्रॉब्लम से डील करने के लिए महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं आपका, 1893 में डरबन जाते हैं। डरबन कहाँ पे आपका, साउथ अफ्रीका है। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं उनकी लीगल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए। और महात्मा गांधी फिर आपका साउथ अफ्रीका में क्या करते हैं, कितना पॉपुलर होते हैं, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जब आपका कहाँ जाते हैं, साउथ अफ्रीका में जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ छोटी मोटी बातें हैं महात्मा गांधी के अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको दूसरा पीडीएफ दिखाना चाहूंगा। मैं बंद कर दूं इसको, क्योंकि महात्मा गांधी के ऊपर Yes, sir. कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आई हैव अदर पीडीएफ। तो आई विल जस्ट ओपन दैट। जस्ट गिव मी जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। क्योंकि जो करवाऊंगा आपकी बुक में नहीं है, तो इन चीजों को लिख भी लेना। दिख रहा है आपको? यस। Yes. ठीक है, तो महात्मा गांधी की बेसिकली आपका साउथ अफ्रीका में लाइफ कैसी रहती है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों ने बेसिकली किया क्या था, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, क्योंकि गांधी तो आपका टॉपिक है ही है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो क्लास थोड़ी सी लंबी जा सकती है आज आपकी हिस्ट्री की, क्योंकि हमने क्वेश्चन तो करने नहीं है, क्वेश्चन हमने कल ही करने हैं। तो अच्छे से डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आते ही हैं इसके बारे में। तो होता क्या है कि साउथ अफ्रीका में जब महात्मा गांधी जाते हैं, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, आपका नेटल, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में स्टेट्स होती है ना, तो नेटल और जो भी आपके केप केप यानी कि आपका साउथ अफ्रीका का साउथ वाला पार्ट है,
वहाँ के जितने भी एरियाज थे उनको कॉलोनाइज कर रखा था। ठीक है, तो 1840-50 से मतलब कर रखा था। उसके अलावा और भी बहुत सारी जगह थी आपके साउथ अफ्रीका। तो आप ये सिर्फ इतना मान के चलो कि आपका कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका किसके कंट्रोल के अंदर हुआ करता था, आपका अंग्रेजों के कंट्रोल के अंदर हुआ करता था। अब जब अंग्रेज आपके साउथ अफ्रीका को मैनेज कर रहे थे, ठीक है, तो उस समय के ऊपर आपका महात्मा गांधी को ये चीज, सॉरी, अंग्रेज सब इसको मैनेज कर रहे थे, तो अंग्रेजों को ये चीज रियलाइज होती है कि हमारे पास अफ्रीका में रिसोर्सेज तो बहुत सारी हैं, लेकिन उस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास लेबर नहीं है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, वहां पे सोसाइटीज कुछ सोसाइटीज यानी कि कुछ लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। जहां जहां ये बाकी जगहों पे रूल करते थे ना, वहां के लोगों को उठा के कहाँ लाते थे, ये इंडिया में लेके आते थे। जैसे उसी कारण क्या हुआ आपका, ये जो आपके ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, एक तो ये खुद हुआ करते थे साउथ अफ्रीका में, ठीक है, एक तो ये खुद साउथ अफ्रीका में हुआ करते थे। दूसरा आपका ये लोग ब्लैक और कलर्ड लोगों को लेके आया करते थे। उसके अलावा कुछ आपके एशियन लोगों को लेके आया करते थे। ठीक है, तो एशियंस में कौन थे आपके, इंडियंस, ठीक है, मलायंस, फिलिपिनोस एंड चाइनीज। ठीक है, तो ये सब जो लोग थे इन सबको आपका इंडिया साउथ अफ्रीका में सेटल करवाया गया। अब इनको लाने का मेन पर्पस क्या था, इनको लाने का मेन पर्पस था आपका लेबर। तो आपका साउथ अफ्रीका में आपका जो अंग्रेजों का काम था उसको करने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को लेके आ रखे थे, और हर तरह के लोगों को अलग ट्रीट करते थे। जैसे आपके ये लोग थे, इनको तो स्लेव की तरह रखते थे, जो ब्लैक लोग हुआ करते उनको तो स्लेव की तरह रखते थे, इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। ठीक है, और इनके साथ होता था डिस्क्रिमिनेशन, इनके साथ होता था डिस्क्रिमिनेशन। देखो इनको स्लेव तो नहीं बनाते थे, लेकिन इनका बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। ठीक है, और ऑब्वियसली इंडियंस भी थे वहां पे। तो महात्मा गांधी बाकी सब से जरा इतना कंसर्न नहीं थे। महात्मा गांधी क्योंकि इंडियन थे, तो महात्मा गांधी को भी क्या फेस करना पड़ा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो महात्मा गांधी जब आपका साउथ अफ्रीका जाते हैं आपका, ठीक है, तो महात्मा गांधी 1893 में, याद रखना है 1893 में महात्मा गांधी आपका साउथ अफ्रीका जाते हैं। ठीक है, और महात्मा गांधी ऑब्जर्व करते हैं बहुत ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थाइड मतलब आपके ओरिजिन के बेसिस के ऊपर, जिसको हम कहते हैं आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जितने भी आपके एशियंस थे दे वर डिस्क्रिमिनेटेड। तो बेसिकली वो ना एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। वो ट्रेन जा रही थी आपका डरबन से प्रिटोरिया, जैसे आपकी दो इंडियन स्टेट्स है ना, वैसे मान के चलो डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी। और वहां पे वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रहे थे। वहीं पे आपका जो एक वाइट मैन था, उन्होंने क्या किया, इनको निकाल दिया, ट्रेन से उतार दिया। और जब ट्रेन से उतार के जब ये जोहान्सबर्ग पहुंचे, जो कि एक और जगह है आपकी साउथ अफ्रीका में, तो वहां पे होटल्स में इनको रूम नहीं दिए गए। ठीक है, तो ये सब क्या था, आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। तो महात्मा गांधी ने इन्हीं सब चीजों से डील करने के लिए, ठीक है, मन में ठान ले कि मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो एक्सपीरियंसेस वगैरह हुआ करते थे, देखो जो आपका अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला का केस तो आपका कंप्लीट हो गया। 1 साल के लिए महात्मा गांधी आए थे, 1 साल के लिए आए थे। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस थे उसने महात्मा गांधी को बोला कि साउथ अफ्रीका में थोड़ा सा और लंबे समय तक रुकना पड़ेगा, किसी तरीके से आपके जो इंडियन वर्कर्स हैं उनको उनके राइट्स के लिए फाइट करवाना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी वहां पे थोड़ा सा और रुक गए, और उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी। और महात्मा गांधी अकेले नहीं कर सकते थे, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, अपने मुद्दों से डील करने के लिए 1894 में क्या फॉर्म किया, याद रखना है 1894 में महात्मा गांधी ने क्या फॉर्म किया, नेटल इंडियन कांग्रेस। ठीक है, तो पहला तो आपका महात्मा गांधी का ये इवेंट है। तो महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं, 1 साल में केस खत्म हो जाता है। लेकिन महात्मा गांधी वहां पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, आपका अपार्थाइड और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो कि आपका एशियंस के साथ यानी कि स्पेसिफिकली आपका इंडियंस के साथ हुआ करता था। उन्होंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, तो लंबे समय तक रुक गए। लेकिन लंबे समय तक रुकने के लिए कोई ना कोई संस्था चाहिए जो इनके चीजों को आगे बढ़ा सके, जो थोड़ा सा इनको प्रमोट कर सके। तो इसी कारण से आपका नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना होती है आपका 1894 में। ठीक है, अब जब आपकी जबकि बॉयर वॉर होती है, ठीक है, तो महात्मा गांधी बेसिकली थोड़ा सा अपनी एक एम्बुलेंस कोर पे स्टार्ट करते हैं। बस इतना याद रखना है आपका, जो बॉयर वॉर हुआ करती थी आपके साउथ अफ्रीका में हुई थी, और उस बॉयर वॉर के दौरान महात्मा गांधी ने क्या किया था, आपका नेटल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प स्टार्ट किया था। आजकल थोड़ा सा न्यूज में है ये आपका, क्योंकि जब जो महात्मा गांधी ने जो ये आपका एम्बुलेंस कोर स्टार्ट किया था, इसी के लिए महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने ना एक
वो दिया था, क्या कहते हैं, टाइटल दिया था, जिसको हम कहते हैं आपका केसर ई हिंद। तो अंग्रेजों ने टाइटल दिया था महात्मा गांधी को, किसका टाइटल दिया था? महात्मा गांधी को केसरी हिंद का टाइटल दिया था। क्यों? क्योंकि जब आपकी बॉयर वॉर हो रही थी, तो उस बॉयर वॉर में महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सोल्जर्स को, ठीक है, अंग्रेजी सोल्जर्स को, जो आपके वुंडेड सोल्जर हुआ करते थे, उनके ट्रीटमेंट और इवैक्यूएशन के लिए नेटल इंडियन एम्बुलेंस कोर्स स्टार्ट की थी। अब महात्मा गांधी का तो ये पर्पस था कि अगर किसी तरीके से हम अंग्रेजों की हेल्प करेंगे तो अंग्रेज बाद में कुछ ना कुछ हमारी डिमांड भी मान लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी होती हैं। तो देखो यहाँ पे क्वींस का जो साउथ अफ्रीकन मेडल था वो भी मिला है। तो और हमने क्या नाम दिया इसको? केसरी हिंद। तो महात्मा गांधी को केसरी हिंद का टाइटल मिला था बिकॉज ऑफ हिज एम्बुलेंस कोर। लेकिन महात्मा गांधी समझते हैं कि कुछ खास नहीं हो पाया है, ठीक है। तो महात्मा गांधी धीरे धीरे पॉपुलर होते हैं, बहुत सारी चीजें के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप मेरे से सिंपल सा समझो कि इंडियंस के साथ क्या हुआ करता था, ठीक है। इंडियंस जो थे वो आपके साउथ अफ्रीका में कुछ स्पेसिफिक एरियाज में रह सकते थे। सपोज आपको ये बोल दिया कि चंडीगढ़ में आप डड्डू माजरा में रहोगे या हालो माजरा में रहोगे, आप उसके अलावा चंडीगढ़ में और कहीं नहीं रहोगे, जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम हिमाचल या जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम कोई अदर प्लेस, ठीक है। या तुम गोरे हो या तुम काले हो, या तुम्हारी आंखें छोटी हैं, तुम्हारे बाल बड़े हैं, कुछ भी तुम्हारे जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके बेसिस के ऊपर तुम्हें बोला जा रहा है कि तुम चंडीगढ़ के सिर्फ 2 सेक्टर में रह सकते हो, तुम उस सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जा भी नहीं सकते। ये इंडियंस की हालत थी कि इंडियंस को प्रिस्क्राइब जगह के ऊपर रहना पड़ता था, और वो उन प्रिस्क्राइब जगहों से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, ठीक है। रात को 9 बजे के बाद वो अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। अगर एक फुटपाथ है तो उस फुटपाथ में आपके इंडियंस वॉक नहीं कर सकते, इंडियंस को कोई ना कोई साइड का पाथ लेना पड़ेगा। इंडियंस कैन नॉट वॉक ऑन फुटपाथ, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी इंडियन आपका साउथ अफ्रीका में घूम रहा है एट ऑल टाइम्स, ठीक है, हर समय के ऊपर आपके उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? हर समय के ऊपर उस व्यक्ति को अपना एक आईडी कार्ड पहनना पड़ेगा, वो बिना आइडेंटिटी कार्ड के बाहर नहीं निकल सकता। आपके जो इंडियंस थे, जिन्हों जो भी इंडियंस की शादियां हुआ करती थी, साउथ अफ्रीका वाले बोलते थे कि हम मानते ही नहीं आपको हिंदू शादियों को, अगर आपको शादी को मान्यता देनी है तो आपको क्रिश्चियन वे में शादी करनी पड़ेगी, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा ही नहीं सकते। तो महात्मा गांधी ने बोला कि बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉपर तरीके से मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ जो आपके लोग हैं उनकी ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। तो उनकी ट्रेनिंग करने के लिए, उन लोगों को पावरफुल बनाने के लिए, उनका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करने के लिए महात्मा गांधी ने 2 आश्रम खोले। तो एक है आपका फिनिक्स का आश्रम और एक है आपका टॉलस्टॉय आश्रम। तो याद रखना है कि महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका में 2 आश्रम थे, एक था फिनिक्स सेटलमेंट और एक थी आपकी टॉलस्टॉय सेटलमेंट। फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ थी आपकी? डरबन में। और टॉलस्टॉय कहाँ थी आपकी? जोहानिसबर्ग में। तो याद रखना है कि महात्मा गांधी का जैसे साबरमती आश्रम है आपका, ठीक है, और अहमदाबाद आश्रम है आपका। तो उसके अलावा महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका में कौन कौन से आश्रम थे आपके? फिनिक्स और टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय किसके नाम के ऊपर रखा है? टॉलस्टॉय किसके नाम के ऊपर रखा है आपका? टॉलस्टॉय रखा है आपका महात्मा गांधी के एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन जिनका नाम है लियो टॉलस्टॉय। तो लियो टॉलस्टॉय बेसिकली आपका एक रशियन फिलोसफर हुआ करता था। और महात्मा गांधी ने जो टेक्निक है ना, याद होगा आपको, महात्मा गांधी की टेक्निक हुआ करती थी। क्या टेक्निक थी महात्मा गांधी के प्रोटेस्ट करने की? सत्याग्रह। तो सत्याग्रह की टेक्निक बेसिकली आपका पहले किसने बनाई थी? लियो टॉलस्टॉय ने बनाई थी। तो लियो टॉलस्टॉय से इंस्पायर्ड थे आपका। तो 2 सेटलमेंट्स वर फॉर्म्ड, और उसी से बेसिकली इंडियंस को एक नॉर्मल सी लाइफ जीना सिखाया। और उसी से महात्मा गांधी ने लोगों को सिखाया अपना सत्याग्रह का तरीका। तो उस सत्याग्रह के तरीके में था क्या? उस सत्याग्रह के तरीके में महात्मा गांधी ने कहा था कि आपने कभी भी हार नहीं माननी, नॉन सबमिशन। यानी कि अगर आपको पता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आपने उस गलत के खिलाफ आवाज उठानी है। ये है एक सत्याग्रह का पहला प्रिंसिपल, यानी कि आपने कभी हार नहीं माननी, ठीक है। अगर अंग्रेज बुरा कर रहे हैं तो आपने कभी चुप नहीं बैठना, आपने बुरा सहना ही नहीं है। और दूसरा, जब आपने अपनी आवाज उठानी है, ध्यान रहे कि आप क्या रहोगे? नॉन वायलेंट रहोगे। महात्मा गांधी कहते थे कि जो एक सत्याग्रही है ना, सत्याग्रही को कभी भी अपने दुश्मन के अंदर, ठीक है, एक ये दुश्मन के लिए कोई गलत भावना नहीं आनी चाहिए। उसको अपने दुश्मन के अंदर भी इंसान दिखना चाहिए, भगवान दिखना, ठीक है। और महात्मा गांधी काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुए इसी फिलोसफी के कारण। और ये फिलोसफी उन्होंने कहाँ बनाई थी? आपके साउथ अफ्रीका में बनाई थी, ठीक है। तो कभी पूछे कि महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ टेस्ट किया था,
तो याद रखना सबसे पहले आपका साउथ अफ्रीका में टेस्ट किया था, उसके बाद जब आपका साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद क्या किया आपका, इंडिया में लेके आए। ठीक है, तो 1906 में आपका इन्होंने ये टेक्निक जो है वो डेवलप करी थी। इसके अलावा महात्मा गांधी ने बहुत सारे काम किए। ठीक है, तो इन सब बहुत सारे कामों के बाद महात्मा गांधी जो है आपके इंडिया वापस आते हैं। और इंडिया वापस कब आते हैं आपका, बताओ। सर 1915। 1915। 1915 में आते हैं। ठीक है, चलो। तो 1915 में महात्मा गांधी जो है वो वापस आते हैं। और वापस आते हैं आपका 9 जनवरी को, जिसको हम कहते हैं प्रवासी भारतीय दिवस या फिर आपका NRI डे। ठीक है, तो वापस आते हैं महात्मा गांधी, देखते हैं कि इतनी बुरी हालत आपकी साउथ अफ्रीका की थी, उससे भी बड़ी बुरी हालत क्या है आपके इंडिया की है। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि जब तक मतलब मैं इन सब चीज़ों को समझ नहीं सकता अच्छे से, तब तक मैं प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, तब तक मैं आप लोगों का मूवमेंट भी लॉन्च नहीं कर सकता। तो जब महात्मा गांधी इंडिया में आते हैं तो याद रखना है कि महात्मा गांधी 1 साल का समय मांगते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी 1 साल का समय मांगते हैं पूरे के पूरे इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए। वो पूरे पूरे इंडिया में गांव गांव में घूमते हैं। महात्मा गांधी का ना बड़ा फेमस डायलॉग है, कहते हैं कि जो असली भारत है वो आपका गांव में रहता है, और अगर आप भारत के गांव को नहीं समझोगे आप कभी भारत को नहीं समझ पाओगे। तो महात्मा गांधी ने बेसिकली क्या किया, इंडिया की जो रूरल सोसाइटी थी उसकी नीड, उसकी कैपेबिलिटीज, वो कितना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है, किस चीज से दुखी हैं, अगर मैं कौन सा मुद्दा उठाऊंगा तो मेरा साथ देंगे। तो महात्मा गांधी ने उस चीजों को एक्सप्लोर किया। क्योंकि महात्मा गांधी आपका साउथ अफ्रीका में काफी पॉपुलर हो रखे थे, तो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक इनॉग्रल सेरेमनी होती है 1916 में, उसमें महात्मा गांधी को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। ठीक है, और उसी में आपका जो महात्मा गांधी है ये जनता के सामने पहली बार आता है। तो कई बार पूछते हैं कि महात्मा गांधी की भारत में पहली पब्लिक अपीयरेंस क्या थी, तो आपने याद रखना है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का क्या, इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी 1916 की, महात्मा गांधी पहली बार मतलब लोगों के सामने आते हैं। वरना महात्मा गांधी पहले क्या कर रहे थे, भारत को एक्सप्लोर कर रहे थे, भारत के गांव को विजिट कर रहे थे, भारत के लोगों की जो कैपेबिलिटीज थी, जो नीड्स थी, ठीक है, वो सब समझ रहे थे। तो जब आपका 1916 में चीफ गेस्ट बन के जाते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीच देते हैं। वो ना स्पीच देते हुए हंसते हैं और बोलते हैं कि आप में से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए फ्रीडम फाइटर है, लेकिन अगर देखा जाए तो आप खुद अंग्रेजी जो चीजें हैं उसके अंदर कैद हो। आपने अंग्रेजी कपड़े पहने हैं, आप अंग्रेजी भाषा बोल रहे हो। कहते हैं कि जब तक आप अंग्रेजी भाषा नहीं छोड़ोगे, जब तक आप ये जो पहनावा आपका अंग्रेजी है, जब तक आप दिमाग से अंग्रेजी हो, चाल से अंग्रेजी हो, कपड़ों से अंग्रेजी, तब तक आप अंग्रेजों से कभी भी आज़ादी नहीं पा सकते। तो सबसे पहले तो आपको ये त्यागना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने बेसिकली खुद एग्जाम्पल सेट किया। तो आपको पता है कि महात्मा गांधी जब इंडिया में वापस आए तो महात्मा गांधी कभी भी आपका वेस्टर्न क्लोथिंग्स नहीं पहना करते थे। महात्मा गांधी खुद से बनी हुई खादी पहनते थे। ठीक है, धोती ले लिया और ऊपर से एक शॉल ओढ़ लिया। तो महात्मा गांधी ऐसे ही रहा करते थे आपका। ठीक है, तो ये जो अर्ली मोमेंट्स हैं आपके महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी जब इंडिया में आते हैं तो पॉपुलर तो होते ही हैं ऑलरेडी। तो चीफ गेस्ट की तरह जब पहली बार आपका लोगों के सामने जाते हैं तो महात्मा गांधी से ना एक आदमी हेल्प मांगता है। उस आदमी का नाम होता है आपका राजकुमार शुक्ला। वो राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को बोलता है कि आपने ना हमारी बेसिकली सहायता करनी है। ठीक है, और इन तीनों के तीनों मूवमेंट्स के बारे में आपको मैं बताता हूँ, महात्मा गांधी के अर्ली मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा लिखवाऊंगा इनके बारे में, पॉइंट बाय पॉइंट की क्या क्या क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो हम इसको बंद करेंगे यहाँ पे और हम यहाँ लिखेंगे। तो जब महात्मा गांधी इंडिया में आते हैं तो महात्मा गांधी की पहली पब्लिक अपीयरेंस क्या होती है, जल्दी बताओ। 1916 में होती है महात्मा गांधी की पहली पब्लिक अपीयरेंस। वो कब होती है आपका, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इनॉग्रल सेरेमनी। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इनॉग्रल सेरेमनी होती है, वहां पे महात्मा गांधी की पहली पब्लिक अपीयरेंस होती है। ठीक है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जब इंडिया में आते हैं तो आपके 3 स्मॉल कह लो या इनिशियल कह लो, महात्मा गांधी छोटे छोटे जो मूवमेंट्स हैं उनको लीड करते हैं। और याद रखना है कि महात्मा गांधी के पास जो प्रोटेस्ट करने के तरीके थे, उसका ओवरऑल तो नाम क्या था, उसका ओवरऑल नाम था आपका सत्याग्रह। महात्मा गांधी सत्याग्रह करते थे।
लेकिन उस सत्याग्रह के अंदर ना कुछ टैक्टिक्स हुआ करती थी। जैसे एक टैक्टिक हुआ करती थी नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन का मतलब है कि आप अंग्रेजों का साथ मत दो। और दूसरी होती थी आपकी टेक्निक सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि आप अंग्रेजों की बात मत मानो। अंग्रेज बोलते हैं ये काम करो तो मुझसे उल्टा करो। और तीसरी हुआ करती थी हंगर स्ट्राइक। अब देखो इन तीनों के तीनों मुद्दों में किसी को मारने की जरूरत नहीं, किसी को पीटने की जरूरत नहीं। आप बिना मार पीट किए अपना प्रभाव छोड़ सकते हो। तो बेसिकली सत्याग्रह भी क्या था? सत्याग्रह भी आपका पैसिव रेजिस्टेंस ही था। सत्याग्रह भी क्या था? आपका पैसिव रेजिस्टेंस ही था, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। इट वॉज पैसिव रेजिस्टेंस ओनली। जो आपका एक्सट्रीमिस्ट की टेक्निक हुआ करती थी, इट वॉज द सेम टेक्निक। एक्सट्रीमिस्ट भी आपका नॉन कॉपरेशन का सहारा लिया करते थे। जो आपका स्वदेशी मूवमेंट था वो क्या था? वो आपका नॉन कॉपरेशन था ना। अंग्रेजों का साथ मत दो, अंग्रेजों के कपड़े मत खरीदो, अंग्रेजों की ऑफिस में मत जाओ, अंग्रेजों की पुलिस में मत सर्व करो। ठीक है। तो आपका जो जो पैसिव रेजिस्टेंस है वो आपका एक्सट्रीमिस्ट लेके आए थे। महात्मा गांधी भी सेम कर रहे थे। पूरी दुनिया आपका नॉन कॉपरेशन करती थी। ठीक है। तो महात्मा गांधी भी इन टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। महात्मा गांधी ने इनको हल्का हल्का एक्सपेरिमेंट किया। और महात्मा गांधी का जो पहला मूवमेंट होता है इंडिया में, उसको हम कहते हैं आपका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह होता है आपका 1917 में। चंपारण है आपका एक विलेज इन बिहार। तो आपका बिहार में एक विलेज है। ठीक है। तो वहां पे बेसिकली आपका ना एक इशू क्या था? उनका एक इशू था। देयर वाज द इशू बिटवीन इंडिगो प्लांटर्स वर्सेस इंडिगो फार्मर्स। तो आपका मुद्दा क्या था? आपका एक मुद्दा था इंडिगो प्लांटर्स, जो कि आपके बेसिकली यूरोपियंस हुआ करते थे, और इंडिगो फार्मर्स जो कि आपके इंडियंस हुआ करते थे। अब हुआ क्या कि इंडिगो प्लांटर्स और इंडिगो फार्मर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ करता था। उसको कहते हैं आपका तीन कथिया एग्रीमेंट। क्या कहते हैं उसको? हम तीन कथिया सिस्टम हुआ करता था। और इस सिस्टम में आपके इंडिगो फार्मर्स और आपके जो इंडिगो प्लांटर्स है, दोनों ने एग्रीमेंट कर रखा था। बेसिकली एक समय के ऊपर जो इंडिगो है, इंडिगो क्या होता है? आपका नील होता है। तो उस नील की पूरे के पूरे यूरोप में बहुत बड़ी डिमांड बढ़ गई। उस पूरी की पूरी डिमांड को जब फुलफिल करने की कोशिश की गई, तो आपका पाया गया कि इंडिया में बहुत बढ़िया नील उग सकता है, लेकिन इंडियंस के पास पैसे नहीं है नील उगाने के लिए। तो आपका ये डिसाइड किया गया कि इंडियंस को नील उगाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। ठीक है। तो इंडिगो प्लांटर्स ने क्या किया? इंडिगो फार्मर्स को क्या दिए? पैसे दिए बहुत सारे इंडिगो उगाने के लिए। और उस पैसे के बदले अंग्रेजों ने, जो आपके यूरोपियंस थे, उन्होंने इंडियंस को बोला कि आपकी जमीन का 3/20, यानी कि 3 कट, आपकी जमीन का 3/20, यानी कि आपकी जमीन का 15% जो एरिया है ना, उसके ऊपर आपको क्या उगाना पड़ेगा? इंडिगो उगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में? इंडिगो प्लांटर्स के बीच में और इंडिगो फार्मर्स के बीच में, कि हम आपको पैसे दे रहे हैं। इंडिगो फार्मर्स ने ले लिए पैसे। ठीक है। और इंडिगो उगाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। स्टार्टिंग के कुछ समय तक, जब तक तो डिमांड अच्छी थी, तो इंडिगो फार्मर्स आपका इंडिगो उगाते थे। और वही इंडिगो कौन खरीदता था? आपका इंडिगो प्लांटर्स खरीद लिया करते थे। ठीक है। और अच्छे पैसे देते थे। जब आपका यूरोप में एक जर्मनी ने बेसिकली क्या किया? जर्मनी ने आर्टिफिशियल डाई बना ली कि आपको नीला रंग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? अब आपको इंडिगो चाहिए ही नहीं। जर्मनी ने आपकी आर्टिफिशियल डाई बना ली। उसके बाद आपकी इंडिगो की डिमांड कम हो गई। जब इंडिगो की डिमांड कम हो गई, तो प्लांटर्स ने इनसे इंडिगो सस्ते में खरीदना शुरू कर दिया। अब हो रहा है इनको नुकसान, इंडिगो फार्मर्स को नुकसान हो रहा है, क्योंकि रेट तो मार्केट का यही है। इंडिगो प्लांटर्स भी आपको मार्केट रेट ही पे कर रहे हैं। तो इंडिगो फार्मर्स ने बोला कि हमें इस तीन कथिया सिस्टम से बाहर निकलने दो, हमें इंडिगो नहीं उगानी। प्लांटर्स इनको निकलने ना दे बाहर। कहते हैं कि नहीं, तुमने साइन किया हो, क्योंकि प्लांटर्स अभी भी बेनिफिट उठा रहे थे ना इनका। प्लांटर्स अभी भी आपका इंडिगो फार्मर्स का बेनिफिट उठा रहे थे उनसे इंडिगो उगा के। थोड़ी डिमांड कम थी, लेकिन ये थोड़ी की बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। सस्ते में खरीद के बेच रहे, प्रॉफिट कमाते थे। तो इंडिगो फार्मर्स चाहते थे कि हमें तीन कथिया सिस्टम से बाहर निकालना है। ठीक है।
अब इंडिगो प्लांटर्स ने बोला कि हमें आप एक्स अमाउंट दे दो, मतलब कुछ पैसे प्रोवाइड कर दो, अगर आप इतने पैसे पे कर दोगे तो हम आपको इंडिगो नहीं उगाने देंगे, हम आपका जो सिस्टम आपका खत्म कर देंगे। ठीक है। अब इंडिगो फार्मर्स जो थे उनसे बहुत सारे पैसे आपके इंडिगो प्लांटर्स ने वसूल करना शुरू कर दिए। ठीक है। अब ये बात बेसिकली महात्मा गांधी को बताई गई कि आपका इस तरीके से शोषण हो रहा है। ठीक है। फोर्सफुली हमसे इंडिगो उगाई जा रही है, हमारा मन नहीं है और हमें सिस्टम से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। तो महात्मा गांधी कहाँ पहुंच जाते हैं, आपका चंपारण में पहुंच जाते हैं और चंपारण में सत्याग्रह करते हैं। और सत्याग्रह में कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? ये टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं आपका सिविल डिसोबीडियंस का। ठीक है। ये किसका इस्तेमाल करते हैं? सिविल डिसोबीडियंस का। तो ये फार्मर्स को बोलते हैं, क्या कहते हैं तुम अंग्रेज करने के लिए? कहते हैं अंग्रेज कहते हैं कि इंडिगो उगाओ। कहता तुम उनकी बात मत मानो। ठीक है। मारने के लिए आएंगे तो मार खा लेना, लेकिन हाथ मत उठाना। तो जब आपके फार्मर्स ने इंडिगो उगाना ही बंद कर दिया तो फिर बाद में अंग्रेजों को बुलाना पड़ा। ठीक है। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को बुलाया, महात्मा गांधी से बात करी और बापू ने जो आपका पहला इशू था उसको कर दिया सॉल्व। ठीक है। और महात्मा गांधी पूरे इंडिया में क्या हो गए? पॉपुलर हो गए कि महात्मा गांधी ने जैसे ही किसी मूवमेंट को हाथ लगाया उस मूवमेंट के सक्सेस जो है वो आपका पूरी की पूरी निर्धारित होगी। ठीक है। तो वो इंडिगो फार्मर्स ना आपका इंडिगो उगा भी लेते हैं अपना 15% जमीन के ऊपर, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इंडिगो का प्राइस तो मिले, एक तो इंडिगो का प्राइस नहीं मिल रहा है, ऊपर से जो इंडिगो प्लांट होता है ना वो आपका जमीन की फर्टिलिटी को निचोड़ देता है, वो जमीन कुछ और उगाने लायक बचती नहीं है। इंडिगो की जो रूट्स होती है वो बहुत बड़ी और बहुत वाइड रूट्स होती हैं, बहुत जगह जगह के ऊपर फैल जाती हैं। इसी कारण से जो उनकी जमीन भी खराब हो रही थी, आउटपुट भी नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए आपका इंडिगो का जो फार्मर्स थे वो चाहते थे कि हमें मैटर सॉल्व हो जाए। और महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया। जब अंग्रेजों को लगा कि मुद्दा थोड़ा बढ़ चुका है तो इनकी बात मानी गई और सब कुछ सॉर्ट हो गया। बताइए, आया समझ आपको ये चंपारण सत्याग्रह? Yes, sir. सर हाँ जी आई हैव बोलिए। अ क्वेश्चन। यस सर यू हैव जब अ इस क्वेश्चन। ये इश्यू सॉल्व हुआ था तो उसमें बोला था कि 25% इनको वापस पे मिलेगा, तो ये कौन सी बात थी, मतलब कौन सी पेमेंट थी? ये जो इंडिगो वाले ने जो इंडिगो के पैसे ले लिए थे ना, फार्मर्स के पैसे ले लिए थे। अब जो इंडिगो वाले लोगों ने जो कंपनसेशन पे किया था इंडिगो ना उगाने के लिए, इंडिगो प्लांटर्स ने क्या बोला था? इंडिगो प्लांटर्स ने ये बोला था कि अगर तुम्हें नहीं उगानी तो हमें पैसे दे दो, है ना। तो इन्होंने इंडिगो प्लांटर से जो पैसे लिए थे उसका 25% इंडियन फार्मर्स को वापस किया गया था। ओके। ठीक है। तो याद रखना है, ये 3 कक्षा सिस्टम याद रखना है, यानी कि 3/20 पे ये उगाना है। फार्मर्स इंडिगो क्यों नहीं उगाना चाहते थे? बिकॉज ऑफ जर्मन सिंथेटिक डाई एंड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है। ये था महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट इंडिया में। महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। याद रखना है इस चीज को। अब आ गया महात्मा गांधी का सेकंड मूवमेंट। महात्मा गांधी का जो सेकंड मूवमेंट है वो है आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। सेकंड मूवमेंट इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब होता क्या है कि ये मूवमेंट आपका 1918 में होता है और यहाँ पे इशू क्या था? प्लेग बोनस। इशू क्या था आपका? प्लेग बोनस। ठीक है। बीइंग डिमांडेड बाय मिल वर्कर्स। तो आपकी कॉटन मिल हुआ करती थी अहमदाबाद में, बहुत सारी मिल हुआ करती थी। तो होता क्या है कि आपके जो इंडियंस थे वो इन मिल्स में काम करते थे और एक बीमारी फैल गई जिसको हम कहते हैं आपका प्लेग। प्लेग आपके चूहों के द्वारा, मतलब समझ लो कि आपका आज से 100 साल पहले का कोविड मान लो, वो बीमारी फैल गई। उस समय के ऊपर इन जो ये जो मिल वर्कर्स थे इनकी सैलरीज कम की गई, इनको जो फैसिलिटीज मिलती थी वो कंपनसेशन कम किए गए, सब कुछ कम किया गया, इस प्रॉमिस के साथ कि जब आपका प्लेग खत्म होगा तब हम उसके बाद आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? बोनस प्रोवाइड करेंगे और आपकी जो सैलरीज है उसको हम हाई कर देंगे। ठीक है। तो आपका जब प्लेग आया था तो प्लेग के बाद आपका इन फार्मर्स जो आपके वर्कर्स थे इनकी सैलरीज रिड्यूस हुई थी, बहुत सारी चीजें वगैरह हुई थी आपका। और इवन इन मिल वर्कर्स का भी बहुत सारा लॉस हुआ था, काफी लोगों ने लाइफ खत्म हो गई थी उनकी। तो इस कारण से प्रॉमिस किया गया कि जब आपका प्लेग वाला प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी हम आपको प्लेग का बोनस देंगे।
अब होता क्या है कि आपके जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स चाहते हैं कि जो इनकी सैलरी है उसमें आ जाए 50% का हाइक, उसमें आ जाए 50% का हाइक। और जो आपका ऑनर है, वो ऑनर कहता है कि नहीं, तुम तो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हो, मैं तुम्हें दूंगा 20% का हाइक। तो इसी कारण से आपके जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स करते हैं वर्कर करते हैं आपका स्ट्राइक। अब जब वर्कर स्ट्राइक करते हैं तो आपका बहुत समय तक स्ट्राइक होती है, कोई जब जवाब नहीं आता है, तो आपके अनुसुया सुराभाई नाम की एक एनजीओ वर्कर होती हैं, वो महात्मा गांधी से कांटेक्ट करती हैं। तो महात्मा गांधी इस मुद्दे में इंटरफेयर करते हैं, और क्योंकि महात्मा गांधी वैसे आपके गुजरात के ही हैं, तो महात्मा गांधी जाते हैं और महात्मा गांधी कहते हैं कि वर्कर्स को कहते हैं कि एक काम करो कि आप अपनी डिमांड को कम करो, आप अपनी डिमांड को कम करो और आप 35% डिमांड करो। महात्मा गांधी वर्कर्स को कहते हैं कि आप 50% के बजाय कितना डिमांड करो, 35%। और ऑनर्स को बोलते हैं ठीक है कि तुम थोड़ा तो आगे बढ़ो, तुम 35% दो। तो यानी कि जो इनके बीच का जो मिडिल ग्राउंड था, वो मिडिल ग्राउंड क्या था आपका, 35% था। तो 35% के ऊपर एग्रीमेंट करते हैं। लेकिन जब मिल वर्कर, जो आपके मिल ऑनर है, जब वो तब भी नहीं मानते हैं, तो आपका महात्मा गांधी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, महात्मा गांधी की सबसे खतरनाक टेक्निक, हंगर स्ट्राइक। तो महात्मा गांधी हंगर स्ट्राइक करते हैं। उस हंगर स्ट्राइक के बाद आपके जो मिल वर्कर्स होते हैं वो भी साथ देते हैं महात्मा गांधी का, और अल्टीमेटली आपका जो प्लेग बोनस होता है उसको राइज किया जाता है, और वो हो जाता है आपका 35%। वर्कर्स भी खुश, ऑनर्स के बीच में भी हो गया, और कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ तोड़ फोड़ भी नहीं हुई आपकी। तो ये था महात्मा गांधी का सेकंड मोमेंट इंडिया में, जो कि हुआ आपका 1918 में। डन है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। ये होता है फरवरी के मंथ में। अब अगले ही मंथ महात्मा गांधी को मिलता है एक नया मौका, जिसको हम कहते हैं आपका खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह होता है आपका 1918 में, अगले ही महीने। अब खेड़ा भी कहाँ पे है, आपका गुजरात में ही है। अब इसमें इशू क्या होता है, इशू होता है आपका फार्मर्स डिमांड रिगार्डिंग द imposition of revenue code during famine। ठीक है, चलो आपको मैं ये चीज समझाता हूँ अभी, ध्यान से सुनना। आपका इंडिया में आज आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है फार्मर की इनकम के ऊपर। आपके 1-1 करोड़ की इनकम वाले फार्मर्स भी हैं, लेकिन वो भी आपका 0 रुपीज टैक्स पे करते हैं, जो कि बहुत गलत है। सब मैं थोड़ा बहुत टैक्स पे करना चाहिए। तो रेवेन्यू कोड का मतलब ये हुआ करता था कि अगर किसी साल आपकी जो फसल है वो आपका 1/4 से कम आती है, यानी कि अगर आपका जो आउटपुट है, रेवेन्यू कोड कहता था कि अगर आपका जो आउटपुट है वो 1/4 से कम है, तो उस साल आपका जो टैक्स है उसको हम क्या कर देंगे, रिमिशन कर देंगे। रिमिशन मतलब माफ कर देंगे। तो अंग्रेजों ने ये रूल बनाया था कि अगर किसी भी साल आपका जो आउटपुट है वो आपका नॉर्मल आउटपुट से 1/4 से कम आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपके टैक्स को माफ कर देंगे। ये था आपका रेवेन्यू कोड। अब होता क्या है कि 1918 में आपका खेड़ा में क्या आ जाती है, आपका फेमाइन आ जाती है। और उस फेमाइन के चलते आपके फार्मर्स क्लेम करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो आपका 1/4 से कम है। लेकिन आपके जो अंग्रेज है, अंग्रेज कहते हैं कि नहीं है, फेमाइन तो आई है लेकिन इतना कम आउटपुट आपका नहीं है। तो इसी कारण से आपके जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं, ठीक है। और फार्मर्स कहते हैं कि आपकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस चीज के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अंग्रेज अपना ही रूल नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो जब आपकी ये बात नहीं मानी जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे आपका महात्मा गांधी के पास, ठीक है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि बाद में आना, अब मैं बिजी हूँ, लेकिन एक काम कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कौन भेज सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ भेज सकता हूँ सरदार पटेल को। तो याद रखने की जो खेड़ा का सत्याग्रह है, ये एक्चुअल में आपका लीड किया था किसने, सरदार वल्लभ
भाई पटेल ने लीड किया था, याद रखना। महात्मा गांधी इसमें खुद प्रेजेंट नहीं थे, महात्मा गांधी ने अपने एक स्टूडेंट को भेजा था इस मूवमेंट को लीड करने के लिए। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मूवमेंट को लीड किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के साथ डिस्कस किया था कि हम क्या करेंगे। तो गांधी जी ने बोला था कि नॉन कॉपरेशन करो। क्या करो आप? नॉन कॉपरेशन करो, अंग्रेजों का साथ मत दो। अब होता क्या है कि जब आपका रेवेन्यू कोड जो है, जब आपका रेवेन्यू कोड लागू नहीं हुआ और फार्मर्स के पास पैसा ही नहीं है टैक्स पे करने के लिए, तो फार्मर से क्या लेंगे अंग्रेज? फार्मर से अंग्रेज उसकी जमीन ले लेंगे, और अंग्रेज खुद तो खेती बाड़ी करेगा नहीं, अंग्रेज वो जमीन किसी और को बेचेगा। तो जैसे ही आपके अंग्रेज किसी और को जमीन बेचने के लिए गए, तो किसी ने अंग्रेजों के साथ कॉपरेट ही नहीं किया, किसी ने खेड़ा के फार्मर्स की जमीन खरीदी ही नहीं। नो वन परचेज द लैंड ऑफ द खेड़ा फार्मर्स। तो यही तो था आपका नॉन कॉपरेशन, कि आपने अंग्रेजों का साथ देना ही नहीं है, साथ किसका देना है? अपने फार्मर भाइयों का। तो ये कैंपेन चलती है आपका नॉन कॉपरेशन के रिगार्डिंग, जिसके तहत आपका क्या होता है, खेड़ा का जो मूवमेंट है वो आपका सक्सेसफुल हो जाता है। फार्मर्स के जो मुद्दे हैं उसे डील करने के लिए आपकी एक कमिटी बिठाई जाती है। ठीक है, और उस कमेटी का फैसला होता है कि भले जेन्युइनली आपकी फेमाइन बहुत तगड़ी थी, आपका आउटपुट 1/4 से कम आया है, इनका टैक्स माफ कर दिया जाता है, जमीन इनको वापस कर दी जाती है। समझ गए महात्मा गांधी के 3 पॉपुलर मूवमेंट आपके? Yes, sir. कोई डाउट बताओ, एनी सर डाउट? हाँ जी। खेड़ा और अहमदाबाद जो हुए थे उनमें से अर्लियर कौन सा था? अहमदाबाद, अहमदाबाद पहले हुआ था आपका। ठीक है, खेड़ा आपका सबसे आखिरी में हुआ था। जब आपका खेड़ा का सत्याग्रह हो रहा था ना बेसिकली, ठीक है, तो महात्मा गांधी थोड़ा सा मतलब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी उनकी, महात्मा गांधी की। ओके सर। ठीक है, तो महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज नॉट प्रेजेंट देयर। तो उन्होंने किसको भेजा था बेसिकली? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को, याद रखना है। ठीक है, महात्मा गांधी का बेसिकली आशीर्वाद था। तो महात्मा गांधी के बारे में हमने क्या डिस्कस किया अभी तक? महात्मा गांधी की 3 टेक्निक हुआ करती थी, कौन कौन सी टेक्निक थी महात्मा गांधी की? जल्दी बताओ। Civil disobedience. नॉन सिविल कॉपरेशन, डिसोबीडियंस, हंगर नॉन स्ट्राइक। कॉपरेशन हंगर और स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक। तो महात्मा गांधी ने क्या किया अपने स्टार्टिंग के तीनों मूवमेंट्स में? क्या किया? खेड़ा हो गया, ये सब हो गया आपका, अहमदाबाद हो गया, इन तीनों के तीनों मूवमेंट्स में आपके तीनों का तीनों टेक्निक का ही इस्तेमाल कर लिया। देखो यहाँ पे आपको चाहिए ये वाले नोट्स, क्या आपको समझ में आ चुके हैं? आपकी बुक में ना ये मोमेंट मिसिंग है, बेसिकली आपका एक मोमेंट मिसिंग है, 3 मोमेंट नहीं Ahmedabad है। Mills Tech missing है. अहमदाबाद मिल स्ट्राइक मिसिंग है ना? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे स्नीपिंग कर लेता हूँ इसकी ना, और आप पे मैं ग्रुप में भेज ही देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 minute and I will send this to your group. स्क्रीन दिख रही है आपको? मेरी नहीं दिख रही? इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू? No, sir. Also, चलो बढ़िया है, मेरे व्हाट्सएप खोला हुआ है, इसलिए पूछ रहा था। आ गया ग्रुप में? Yes, sir. चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने जो कल का टारगेट सेट किया था उसके अकॉर्डिंगली हम ठीक चल रहे हैं, हमें बस आधा घंटा और बैठना है, हम अपना टारगेट पूरे कर लेंगे। अब मैं आपकी बुक ही खोलता हूँ। ठीक है, ओके, इज इट विजिबल? Yes, sir. yes, sir. ठीक है, चलिए, तो अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो खेड़ा यहाँ पे हो गया आपका, अहमदाबाद नहीं है, तो याद रखना है कि आपका खेड़ा लास्ट में होता है। ठीक है, आपका खेड़ा लास्ट में होता है, खेड़ा से पहले आपका अहमदाबाद हो जाता है। तो ये महात्मा गांधी का था पहला फर्स्ट नॉन कॉपरेशन। ठीक है, और फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कहाँ पे थी आपका महात्मा गांधी की?
अहमदाबाद में। अहमदाबाद। अहमदाबाद में फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, और फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस कहा था, चंपारण में। ठीक है, करेक्ट। अब इन मूवमेंट्स की ये मूवमेंट की सिग्निफिकेंस क्या थी? पहला बात तो, महात्मा गांधी ने लोगों को दिखाया कि जो मेरी टेक्निक है वो सक्सेसफुल है। ठीक है, अब कोई ये नहीं बोल सकता कि टेक्निक गलत है तुम्हारी। महात्मा गांधी को इंडियन लोगों के साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल गया, ऊपर से महात्मा गांधी पॉपुलर हो गए, वायरल हो गए। ठीक है, अब महात्मा गांधी क्योंकि छोटे मोटे मूवमेंट कर चुके थे, तो अब महात्मा गांधी को कुछ और बड़ा डेयरिंग करना था। तो महात्मा गांधी ने और बड़ा डेयरिंग करने के चक्कर में एक बड़ा मुद्दा खोजा, और वो बड़ा मुद्दा महात्मा गांधी को मिल गया। और वो बड़ा मुद्दा क्या था आपका? रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट जो है ये बड़ा खतरनाक सा एक्ट है आपका। अब हुआ क्या कि अंग्रेजों ने ना एक चीज नोटिस करी कि 1914 से लेकर 1919 तक हमारी क्या चली है? वर्ल्ड वॉर चली है। ठीक है, बेसिकली 1919 तक इसलिए कहते हैं, असल में तो आपका 1918 तक की चली थी। 19 तक इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका ट्रीटी ऑफ वियना वगैरह हुई थी आपकी, तो उसके बाद आपका वॉर एक्चुअल में खत्म हुई थी। लेकिन जब आपकी पीक की वॉर थी ना, तो पीक की वॉर आपकी 1918 तक की थी। और अंग्रेजों ने नोटिस किया कि जब हम वॉर लड़ रहे थे ना, तो इंडियंस ना पीछे लगे हुए थे बस प्रोटेस्ट करने के लिए। कभी ये मूवमेंट कर लिया, कभी वो मूवमेंट कर लिया, कभी गांधी लगाए, कभी बसंत लगी है। तो अंग्रेजों ने रूल बनाया कि अब जब तक आपका जो बेसिकली वॉर जब खत्म हो जाएगी ना, तो हम इंडियंस को सबक सिखाएंगे। ठीक है, और हम इंडियंस को बताएंगे बेसिकली कि जो भी आपकी अगर आपकी जो हरकतें हैं, जो आप अंग्रेजों को, जो अंग्रेजों की तो मुश्किल है, तो आप उसका फायदा उठाते हो, वो आप सही नहीं करते हो। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने बोला कि हम एक ऐसा एक्ट लेके आते हैं जिसके तहत आपका जितनी भी आपकी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, क्रांतिकारी गतिविधियां मतलब जिससे भी आपका अंग्रेजी रूल जो है वो आपका वीक हो सकता है, उन क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई एक्ट चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, आपका सर सिडनी रॉलेट जो कि आपका एक ब्रिटिश जज हुआ करता था, उसको बोला कि तुम बताओ कि क्या कर सकते हैं। सर सिडनी रॉलेट ने बोला कि हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें ना एक ऐसा लॉ बनाना पड़ेगा जिसके तहत आपका जो हेबियस कॉर्पस का राइट है वो खत्म हो जाए। हेबियस कॉर्पस क्या होता है? अनलॉफुल डिटेंशन। अनलॉफुल डिटेंशन। कि आपका हेबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी तरीके से किसी आदमी को अरेस्ट किया जाता है, तो उसको कोर्ट के सामने पेश करते हैं। ठीक है, उसके बाद चेक किया जाता है कि वो आदमी आपका सही है कि गलत है आपका। ठीक है, उसके बाद उसको आगे पुश किया जाता है। तो रॉलेट एक्ट के तहत बेसिकली आपका जो हेबियस कॉर्पस का राइट था ना, राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, वो राइट आपसे छीन लिया गया। उन्होंने ये बोला कि जितनी भी आपकी ये ऐसी गतिविधियां हैं, इसको सप्रेस करने का एक ही तरीका है कि लोगों को डरा दो। ठीक है, इन्होंने क्या किया, रॉलेट एक्ट के तहत आपका डिटेंशन अलाउ कर दी कि आप किसी भी आदमी को डिटेन कर सकते हो विदाउट एनी ट्रायल। और कितना समय के लिए, देखो यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन याद रखना है, फॉर 2 years, 2 साल तक बिना किसी जज के सामने पेश किए किसी को भी उठा के ले जाओ, किसी भी जेल में डाल दो। ठीक है, और सबसे, और अंग्रेजों ने बोला कि अगर आपको थोड़ा सा भी सबूत मिलता है ना कि ये आदमी आपका क्रांतिकारी है, इसको अरेस्ट कर लो और 2 साल तक बस लेके मत आना। और फिर पूछा गया कि क्या क्या क्रांतिकारी एक्टिविटी है। इन्होंने बोला कि अगर किसी आदमी के पास कोई ऐसा न्यूज़पेपर मिलता है, कोई ऐसा न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, या कोई ऐसा न्यूज़पेपर मिलता है जो आपका अंग्रेजों ने बैन कर दिया है, तब भी आप उस आदमी को डिटेन कर सकते हो, वो भी बिना किसी ट्रायल के। ठीक है, ना आप उसके लिए अपील कर सकते हो। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने बोला कि ये तो सब सरासर डराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने इसको काला कानून कहा, और काला कानून कहते ही महात्मा गांधी ने क्या किया, एक ऑल इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। ठीक है, तो महात्मा गांधी लॉन्च एन ऑल इंडिया मूवमेंट। तो याद रखना है कि महात्मा गांधी का पहला ऑल इंडिया मूवमेंट कौन सा था? रॉलेट सत्याग्रह। महात्मा गांधी का फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट वाज रॉलेट सत्याग्रह। महात्मा गांधी कहते हैं कि काला कानून है और जहां जहां हो सके वहां वहां विरोध करना है। पूरे भारत में विरोध हुए, हर जगह विरोध हुए। लेकिन ये जो विरोध हुए ना, आपके पंजाब में बड़े तगड़े विरोध हुए। पंजाब के जो लोग थे आपके,
उनके लीडर्स हुआ करते थे दो, जिनमें से एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अब ये जो आपके पंजाब के जो दो लीडर थे वो महात्मा गांधी के रॉलेट एक्ट के जो प्रोटेस्ट था उसके तहत पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे थे आपका। और उस प्रोटेस्ट करते समय उनको अमृतसर में अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है। तो उस समय के ऊपर होता क्या है कि आपका जो अंग्रेजी हुकूमत है, अंग्रेजी हुकूमत में उस समय के ऊपर आपका गवर्नर हुआ करता था, आपका पंजाब का एक चीफ कमिश्नर हुआ करता था। उस चीफ कमिश्नर का नाम हुआ करता था माइकल ओ ड्वायर। याद रखना है, आपका एक डायर है, आपका एक ड्वायर है। हम बड़ा कंफ्यूज करते हैं इन दो नाम के अंदर। ठीक है। और आपके जो लूसेंट है, लूसेंट में भी ये चीज गलती है, मैंने पकड़ी थी बहुत पहले, कभी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन याद रखना है कि आपके दो सेम टू सेम नाम जैसे लोग हैं, एक है आपका ड्वायर और एक है आपका डायर, और दोनों सेम समय के ऊपर पंजाब पे हुआ करते थे। तो आपका जो चीफ कमिश्नर है पंजाब का, उसका नाम क्या है? माइकल और ड्वायर। माइकल और ड्वायर अपने आर्मी के जनरल, जिसका नाम है ब्रिगेडियर जनरल डायर, उसको बोलता है कि इसको कंट्रोल करना है। जो भी आपका, हमने इन दो लीडर्स को अरेस्ट किया है, इन लीडर्स के अरेस्ट के बाद आपका जो है पंजाब में बहुत ज्यादा सिचुएशन जो है वो वायलेंट हो सकती है। इसी कारण से आपने क्या करना है, इसको संभालना है। और पंजाब के ऊपर क्या लगा दिया गया? पंजाब के ऊपर लगा दिया गया आपका मार्शल लॉ। तो याद रखना है, पंजाब के ऊपर मार्शल लॉ किसने लगाया? मिलिट्री लॉ किसने लगाया? माइकल और ड्वायर ने। और मार्शल लॉ लगाते ही आपका डायर आ गया पोजीशन में। तो डायर ने क्या किया? डायर ने कर दी सारी सारी पब्लिक मीटिंग्स बैन, कि कोई भी आदमी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। कहीं पे भी कोई भी पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, जहां पे भी लोग इकट्ठे किए हुए मिलेंगे वहां पे आपका शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया। अब होता क्या है कि आपका 13 अप्रैल को हम हर साल क्या मनाते हैं? बैसाखी मनाते हैं। पंजाब में तो और खुशी से मनाते हैं बैसाखी को। तो एक पब्लिक मीटिंग बुलाई गई जलियांवाला बाग में। और जलियांवाला बाग में सिर्फ मीटिंग करने वाले लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग तो आपका बैसाखी मनाने के लिए गए थे, जिनको पता ही नहीं था कि आपका ऐसा कोई ऑर्डर भी आ चुका है। तो ब्रिगेडियर जनरल डायर बोलता है कि हमने मार्शल लॉ अनाउंस कर दिया, हमने लोगों का घर से बाहर निकलने के लिए के ऊपर बैन लगा दिया, लेकिन इंडियंस हमारे रूल्स नहीं मान रहे। ये सीधी सीधी हमारी तौहीन है। ठीक है। बेसिकली हमें डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, हमारे रूल्स को ब्रेक किया जा रहा है। तो डायर इंडियंस को एक लेसन सिखाने के लिए क्या करता है, जलियांवाला बाग के जितने भी एग्जिट होते हैं उन सबका ब्लॉक करता है, और एक एग्जिट जहां से लोग निकल सकते हैं उस एग्जिट के ऊपर आपके मशीन गन को माउंट कर देता है, और उस मशीन गन से ओपनली आपका फायर किया जाता है। और जिसके बाद आपका जो अनआर्म्ड क्राउड होता है, उसमें कहा जाता है कि आपका 600+ डेथ्स हुई थी आपकी। ठीक है। और इस इंसिडेंट ने आपके पूरे के पूरे भारत को हिला के रख दिया। इवन महात्मा गांधी वॉज वेरी मच शॉक। और जलियांवाला बाग के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया, अपना रॉलेट जो आपका सत्याग्रह था, उस रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया। क्योंकि महात्मा गांधी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि लोग और जरा पागल हो जाएं या लोग और जरा प्रोटेस्ट करें। क्योंकि देखो, लोगों के मन में गुस्सा तो आएगा। जजमेंट ठीक थी महात्मा गांधी की, लेकिन उस में आप अंग्रेज दिखा चुके हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अंग्रेजों ने दिखा दिया कि हम ओपनली शूट कर सकते हैं आपके ऊपर। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि और कोई फर्दर डेथ्स वगैरह ना हो। तो महात्मा गांधी अपने जो रॉलेट मूवमेंट था, जिसके तहत आपका जलियांवाला बाग का प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट को आपने महात्मा गांधी ने खत्म कर दिया। और महात्मा गांधी को आपको याद होगा कि महात्मा गांधी को आपका केसरी हिंद का टाइटल दिया गया था। महात्मा गांधी को केसरी हिंद का टाइटल किसने दिया था? अंग्रेजों ने। महात्मा गांधी ने अपना केसरी हिंद का टाइटल वापस कर दिया। उसके अलावा आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर को बेसिकली कहा जाता है आपका कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, बेसिकली उनको टाइटल दिया गया था आपका नाइटहुड का। नाइटहुड दी गई थी अंग्रेजों को। देखो, अंग्रेजों का सबसे, मतलब मान लो कि नाइटहुड इज इक्वलेंट टू योर भारत रत्न, तो उनको भारत रत्न दिया गया था उस समय का। तो नाइटहुड आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया। तो इंडियन से जिस तरीके से आपका प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट किया। और जब कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा बोला कि इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, तो आपकी एक तो हंटर एजुकेशन कमीशन थी जो आपकी 1983 में बिठाई गई थी। उसके अलावा आपकी एक हंटर कमेटी भी है। हंटर कमेटी को बिठाया गया। ठीक है। और जिसका जनरल कौन होता है? आपका डब्ल्यू हंटर होता है आपका। और जो आपका विलियम हंटर है वो बेसिकली क्या कमांड करता है कि जनरल डायर ने जो भी किया अपनी मर्यादा में रह के किया। जनरल डायर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था।
अब इस मूवमेंट से बेसिकली जो है ना आपके इंडियन बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं कि एक तो तुमने लोगों को मारा, ऊपर से तुम पब्लिकली एडमिट कर रहे हो कि जनरल डायर ने जो किया वो बिल्कुल सही था। तो उस समय के ऊपर आपका इंडियंस बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, उनको अंग्रेजों की रियल इंटेंशन पता लग जाती है। और अब जो इंडियंस है ना, अब इंडियंस के अंदर हल्का सा भी एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट बचा ही नहीं है। जो आपका हल्का सा ट्रस्ट हुआ करता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉडरेट्स कि नहीं यार अंग्रेज अच्छे हैं, इनको पता नहीं हमारा अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो अब इंडियंस के मन में कोई शक नहीं रहा, इंडियन समझ गए कि अंग्रेज हमारे अच्छाई के लिए नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का फुल बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। और इसके बाद जो आपके प्रोटेस्ट होते हैं ना, हर एक प्रोटेस्ट के साथ अंग्रेजों की जो पोजीशन है वो वीक होती है, स्ट्रांग नहीं होती है। तो जलियांवाला बाग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक बुरा कांड है भारत के इतिहास में, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा योगदान है भारत के लोगों के सामने अंग्रेजों की जो हिपोक्रेसी थी, जो अंग्रेजों का अ, जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको सामने लेके आने के लिए कि अंग्रेज हमारे अच्छे के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो आपकी यहाँ पे हो जाती है। बताओ यहाँ पे समझ आया आपको? बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, ओके, विल जस्ट टेक 2-3 मिनट्स ब्रेक, मैं थोड़ा पानी पुनी पी लेता हूँ। ठीक है, आई बीन स्पीकिंग कॉन्टिन्यूसली फॉर मोर देन एन आवर, तो मैं 2 मिनट ब्रेक लेता हूँ। फिर हम डिस्कस करेंगे आपका खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। प्लीज डोंट गो एनीवेयर। ठीक है, हमें कंप्लीट करना है, आपका 20 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। तो 20 मिनट के लिए बैठ जाओ। जब आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो जाएगा तो फिर आपका बहुत कम चीजें बचेंगी आपका। ठीक है, फिर आपका एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, और फिर आपके 40s के बाद के एक्ट हैं जो कि हम 1.5 घंटे में कर लेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो जो लेट आया है तो उसको मैं पहले बता देता हूँ कि कल हम मॉर्निंग में 10-11 बजे क्लास रखेंगे, जिसमें हम आपका एक वन शॉट करेंगे किसका, मिडिएवल हिस्ट्री का। तो उसको लगा लेना। आपका कोई फ्रेंड है जिसको थोड़ा बहुत डाउट है या जिसकी आप चिंता करते हो कि वो तो पढ़ता नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं उसको, तो उसको ही बोल रहे हैं क्लास लगा ले। ठीक है, जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स एंड देन वी कैन स्टार्ट। देखो मैं तो, अगर मैं ऑफलाइन क्लास भी लूंगा मैं उसको ऑनलाइन तो स्ट्रीम करूंगा ही करूंगा। ठीक है, डोंट वरी, मुझे पता है कि आप लोग अभी नहीं आना चाहते हो, तो क्लास हम करेंगे आपका, हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करेंगे। ठीक है, बट बेटर है कि ऑनलाइन कर लेते हैं। तुम भी आओगे, अपना आने में आधा घंटा लगाओगे, जाने में आधा घंटा लगाओगे, तो बेटर है कि घर में बैठो, हम ऑनलाइन कर लेंगे क्लास। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।
Okay, students, am I audible? Yes, sir. Okay, so let us start. तो देखो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें चीजों को। स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. वर्ल्ड वॉर वन कौन कौन लड़ा है, पहले ये बताओ। वर्ल्ड वॉर वन में कौन कौन सी कंट्रीज लड़ी? दोनों Allied वर्ल्ड वॉर और में। Axis power. हाँ, एक होती है आपकी एलाइड पावर्स और एक होती है आपकी एक्सेस पावर्स, या जिसको हम सेंट्रल पावर्स भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि आपका एक्सिस पावर के अंदर कौन कौन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो एक थी आपकी जर्मनी, एक था आपका ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। ऑस्ट्रिया और हंगरी इकट्ठे हुआ करते थे उस समय के ऊपर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। और एक हुआ करता था आपका ओटोमन एम्पायर। ये तीनों के तीनों एक तरफ थे, और इनके खिलाफ आपका वही ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया, यूएस हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके एक तरफ हुआ करते थे। अब आपको ये पता है कि दोनों जो वॉर्स हैं उसमें कौन जीता है? आपका एलाइड पावर जीती है। तो होता क्या है कि जब आपका 1919 में आपकी जब वॉर खत्म हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, जर्मनी को डिवाइड कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, जर्मनी को मतलब तोड़ देते हैं बेसिकली, उसकी पावर खत्म कर देते हैं उसको। ठीक है, ऑस्ट्रिया और हंगरी को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिया और हंगरी को अलग अलग कर देते हैं। और उसके बाद आपका जो ऑटोमन एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर को भी आपका तोड़ देते हैं। बहुत सारा एरिया ऑटोमन एम्पायर का आपका ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कंट्रीज आपस में शेयर करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा चेंज जो आपका ऑटोमन में आता है, वो कहते हैं कि आपका जो ऑटोमन का जो रूलर है ना, वो बेसिकली मोनार्कियल है। मोनार्कियल मतलब राजा है, और एक राजा कभी भी अच्छा रूल नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या बोला कि जो आपका ऑटोमन का जो मोनार्कियल सिस्टम है, इस मोनार्कियल सिस्टम को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, इस मोनार्कियल सिस्टम को हम खत्म कर देंगे, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लेके आएंगे ऑटोमन एम्पायर में, डेमोक्रेसी। अब यही जो आपका ऑटोमन एम्पायर है, इसी को हम कहते हैं आपका तुर्की। ठीक है, लास्ट ईयर इसी कंट्री का नाम चेंज हुआ था, और इसके स्पेलिंग में एक ई और आ गया है। बेसिकली टर्की को, टर्की जो वर्ड नहीं होता उससे चिढ़ाते थे लोग बहुत ज्यादा, तो टर्की का नाम चेंज करके आप क्या कर दिया गया, तुर्की कर दिया गया, तुर्की, ताकि इसको ऐसे ना बोला जाए, इसकी स्पेलिंग चेंज कर दी गई यूएन में। तो डेमोक्रेसी लाने की बात की गई। आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, आपका जो मोनार्कियल सिस्टम था ऑटोमन एम्पायर का, उसको खत्म करने के लिए बोला गया, और वहां पे डेमोक्रेसी लाने की बात की गई। अब ये कोई बहुत नॉर्मल सी बात है, इसके खिलाफ आपका इंडिया में प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए थे कि तुम क्यों टर्की में लेके आ रहे हो। लेकिन आपका जो टर्की का राजा हुआ करता, यानी कि ऑटोमन का जो राजा हुआ करता था, उसको कहते थे खलीफत। आपको याद होगा, आपको मैंने मिडिएवल हिस्ट्री में भी बताया था कि पूरे के पूरे मुस्लिम साम्राज्य का, जितने भी आपके मुस्लिम ब्रदरहुड है, पूरे के पूरे मुस्लिम ब्रदरहुड का अलग अलग कंट्री हो सकती है, अलग अलग एम्पायर हो सकते हैं, लेकिन इनका जो कॉमन फॉर फादर है वो कौन है आपका, सबसे बड़ा माई बाप कौन है आपका, वो है खलीफत। तो बेसिकली अंग्रेजों ने बोला कि हम खलीफत के सिस्टम को, जो कि मोनार्कियल है, उसको खत्म कर देंगे, और जो आपका कैलिफ था, उस कैलिफ की पोस्ट को भी हम खत्म कर देंगे, और हम क्या लेके आएंगे, डेमोक्रेसी। अब जो इंडिया के मुस्लिम थे, वो कैलिफ को मानते थे अपना स्पिरिचुअल हेड, वो उसको अपना स्पिरिचुअल हेड मानते थे कि ये तो अल्लाह का बंदा, अल्लाह का पैगंबर है, मैसेंजर है। तो इंडिया में आपके वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए ब्रिटेन के खिलाफ। उन्होंने बोला कि आप तो यार हमारे रूलर ही हो, तो आप कम से कम अपनी प्रजा की बात सुनो, कि आपको अगर ऑटोमन का एरिया लेना है, आप ऑटोमन का एरिया ले लो, लेकिन आप प्लीज वहां पे जो खलीफ है, खलीफ की पोजीशन को खत्म मत करो, खलीफ को आप रखो। खलीफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया में जो आपके मुस्लिम्स थे, इंडिया के जो मुस्लिम थे, वो नाराज हो गए आपका इस चीज के रिगार्डिंग। और महात्मा गांधी बोलते कि अब मजा आएगा, कि जब आपके मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स तो थे, वो चाहते थे कि हम खिलाफत को वापस लेके आए, खिलाफत यानी कि खलीफत को वापस लेके आए। तो खिलाफत को रिस्टोर करने के लिए मुस्लिम्स ने कौन से मूवमेंट की डिमांड करी, खिलाफत मूवमेंट की। ठीक है, और खिलाफत मूवमेंट के साथ ही महात्मा गांधी ने बोला कि खिलाफत मूवमेंट को जब आप करोगे ना मुस्लिम भाइयों, आप एक बात का ध्यान देना, कि हम करेंगे साथ में
नॉन कॉपरेशन, हम करेंगे नॉन कॉपरेशन। तो खिलाफत मूवमेंट को आप करोगे तो खिलाफत मूवमेंट की टेक्निक क्या होगी? खिलाफत मूवमेंट की टेक्निक होगी नॉन कॉपरेशन। ठीक है। तो मुस्लिम्स अपने मुद्दे के लिए लड़ना चाहते थे। महात्मा गांधी ने बोला कि इट्स अ ग्रेट सेटअप जिससे हम हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी को वापस ला सकते हैं। तो मुस्लिम चाहते थे खिलाफत मूवमेंट, बेसिकली मुस्लिम्स के मन में मूवमेंट था, लेकिन उसकी टेक्निक आपके महात्मा गांधी ने प्रिस्क्राइब कर दी, जो थी नॉन कॉपरेशन। और महात्मा गांधी ने बोला कि खिलाफत के साथ साथ एक एडिशनल डिमांड भी होनी चाहिए। एक एडिशनल डिमांड क्या होनी चाहिए आपका? ठीक है, एडिशनल डिमांड होनी चाहिए आपका जलियांवाला बाग का रॉन्ग डूइंग्स के खिलाफ। तो अब आपका एक नया मूवमेंट आता है बहुत बड़ा। ठीक है। 1918 में महात्मा गांधी टूट चुके थे। 1919 में महात्मा गांधी को नया मौका मिल गया। ठीक है। और उस नए मौके में आपके मुस्लिम भाई भी बराबर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है। तो आपका महात्मा गांधी एक नया मूवमेंट लॉन्च करते हैं, और उस मूवमेंट का नाम क्या होता है आपका? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। ठीक है। तो अब हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, आपका नॉन कॉपरेशन खिलाफत के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं? Yes, sir. ठीक है। तो अब ये देखो कि हम यहाँ बात करेंगे आपका खिलाफत मूवमेंट की। अब खिलाफत मूवमेंट है वो क्यों होता है? खिलाफत मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ द रिजेंटमेंट, यानी कि नाराजगी। किसके बीच में? इंडियन मुस्लिम्स के बीच में। ओवर द ट्रीटमेंट, किसको दिया गया ट्रीटमेंट? ऑटोमन एम्पायर को, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कौन सी ट्रीटी होती है आपका? ट्रीटी ऑफ सेवरेस। ट्रीटी ऑफ सेवरेस में जो आपका ऑटोमन का एम्पायर था उसको खलीफा और खलीफ कहा करते थे, जो कि आपकी पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का हेड हुआ करता था, और इंडियंस भी उसको अपना एम्पायर मानते थे। तो उसके बाद क्या हुआ? जो भी आपके राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने इस गुस्से को फायदा उठाया, और पूरे के पूरे इंडियन मुस्लिम्स को बोला कि अंग्रेज है ही घटिया, चलो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने भी इसका इस्तेमाल किया गया। आपको जो मुस्लिम लीग थी वो 1918 के एनुअल सेशन में, ठीक है, जो कि आपका दिल्ली में होता है, वहां पे सबको बुलाया जाता है, और वो डिमांड करते हैं कि आपका जो अरब लैंड्स हैं वो खलीफ को वापस दे दी जाए। ठीक है। कांग्रेस, जो कि उस टाइम महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस में आ चुकी थी, कांग्रेस ये बोलते हैं कि हाँ भाई फुल सपोर्ट देंगे आपको प्रॉपर तरीके से। ठीक है। और जो मुस्लिम कॉज है उसमें हम फुल सपोर्ट करेंगे, और ये एक मौका है जब हम आपको हिंदू और मुस्लिम्स को साथ लेके आ सकते हैं। याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके खिलाफत मूवमेंट से जुड़ी हुई है, वो है आपका सितंबर 1919 की ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। अब आपकी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है वो बनाई जाती है। ठीक है। और उसकी मीटिंग कहाँ पे होती है आपकी? कलकत्ता में होती है। और उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं आपके? मौलाना अबुल कलाम आजाद होते हैं। और वो कहते हैं महात्मा गांधी के, बेसिकली महात्मा गांधी और अबुल कलाम आजाद काफी क्लोज हुआ करते थे। तो महात्मा गांधी के कहने के ऊपर वो कहते हैं कि हमें जो प्रोटेस्ट करना है उसकी टेक्निक क्या होनी चाहिए? नॉन कॉपरेशन। ठीक है। अब महात्मा गांधी ने भी कांग्रेस को क्या बोला? महात्मा गांधी ने भी कांग्रेस को बोल दिया हुआ था कि आप भी नॉन कॉपरेशन करोगे, लेकिन आपकी एक डिमांड एक्स्ट्रा होगी। आपकी एक डिमांड एक्स्ट्रा क्या होगी? कि अंग्रेजों से हमने बदला लेना है, किस चीज का? जलियांवाला बाग का। ठीक है। तो इसलिए हमने अंग्रेजों से माफी मंगवानी है, या जो भी कल्प्रिट है उसको हमें सजा दिलवानी है। तो महात्मा गांधी ने बोला कि कांग्रेस भी आपका मूवमेंट शुरू करेगी। तो जब आपके मुस्लिम लीग आपका खिलाफत मूवमेंट शुरू करती है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के बोलने के ऊपर, उसी समय के ऊपर कांग्रेस कौन सा मूवमेंट लॉन्च करती है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और बाद में यही जो मूवमेंट है आपका, उसको आप दोनों को इकट्ठे इकट्ठा इकट्ठा मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है। तो अब ना आपको एक हल्की सी चीज याद रखनी है, और जो कि यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दी है यहाँ पे ना, मुझे एक बार कंफर्म करने दो इस चीज को, देन आई टेल यू। प्लीज मुझे बस 1 मिनट देना।
एक मैं पीडीएफ खोल रहा हूँ, ये पीडीएफ में आपको ही भेज दूंगा। अब होता है क्या है कि आपका दो सेशंस होते हैं, कहाँ पे, कांग्रेस के दो सेशंस होते हैं आपके, ठीक है। एक होता है आपका 1920 में आपका कलकत्ता में, और एक होता है आपका 1920 में नागपुर में, ठीक है। तो आपका जो कांग्रेस का ये जो नागपुर सेशन होता है, उस याद रखने की कांग्रेस कौन से सेशन में, जो आपका एनुअल सेशन होता है नागपुर का दिसंबर 1920 का, उस सेशन में आपका जो कांग्रेस है वो क्या करती है, वो कांग्रेस कहती है कि हम खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे। उसका क्या होगा, ट्रिपल ऑब्जेक्टिव होगा। पहला, कि जो पंजाब को दुख पहुंचाया है उसकी माफी, दूसरा खिलाफत, और तीसरा स्वराज। तो याद रखना है कि आपका 1920 में जो है आपका कौन सा मूवमेंट शुरू होता है, 1920 में आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, याद रखना है। 1920 में आपका एनसीएम शुरू होता है, जब आपका कांग्रेस अप्रूव करती है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसका होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस और किस किस के मुद्दे के लड़ती है, कांग्रेस लड़ती है आपका खिलाफत के मुद्दे के लिए, कांग्रेस लड़ती है आपका पंजाब के मुद्दे के लिए, कांग्रेस लड़ती है आपका स्वराज के मुद्दे के लिए, ठीक है। तो ये जो आपका मूवमेंट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये आपका स्टार्ट होता है, और ये स्टार्ट कौन से सेशन के बाद होता है, आपका नागपुर सेशन के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि आपका जो नागपुर सेशन है, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसके प्रेसिडेंट थे आपके सी विजय राघव। हालांकि इनका नाम तो और भी है, तो इसे इतना याद रखो, सी विजय राघव। इनका पूरा नाम है सी विजय राघव चरियर, पूरा पढ़ दो, सी विजय राघव कर लो, कि सी विजय राघव आपके नागपुर सेशन के प्रेसिडेंट थे। और इसी सेशन में कांग्रेस ने कौन सा मूवमेंट शुरू किया था, आपका नॉन कॉपरेशन। और उस नॉन कॉपरेशन में आपका खिलाफत का मुद्दा भी था। खिलाफत मूवमेंट किसने शुरू किया था, खिलाफत मूवमेंट आपका मुस्लिम्स ने शुरू किया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को फोर्स किया कि आप भी खिलाफत के लिए लड़ो, ठीक है, आप भी खिलाफत के लिए लड़ो, इससे आपका हिंदू और मुस्लिम यूनिटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा। तो खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था आपका, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ने शुरू किया था आपका, ठीक है। लेकिन उसको आपका कांग्रेस ने सपोर्ट किया अपना एक नया मूवमेंट शुरू करके, और उन दोनों मूवमेंट्स को बाद में मर्ज कर दिया गया। तो ये प्रॉपर क्या कहलाता है, आपका नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये आपका 1922 में, जो अर्ली 1922 है, अर्ली 1922 में आपको मैं बता देता हूँ क्या है आपका, 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को आपका जो ये मूवमेंट है आपका वापस ले लिया जाता है। क्यों, कौन सा कांड होता है आपका यहाँ पे, चौरी चौरा, कौन सा कांड होता है आपका, चौरी चौरा का कांड होता है, सुन रहे हो आप लोग, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में अभी। अब प्रॉपर डिस्कस करते हैं आपका नॉन कॉपरेशन के बारे में। नॉन कॉपरेशन के मोटिव्स क्या क्या थे। मोटिव पहला तो आपका ये था कि रॉलेट एक्ट को वापस लें, और जो आपका पंजाब का जो गलत हुआ है उसको, उसके लिए अंग्रेज माफी मांगे। दूसरा, जो खिलाफत में गलत हुआ है, ठीक है, उसको ठीक करना है, और जो अंग्रेज हैं उनको एक लीनियंट एटीट्यूड रखना है, किसके लिए, टर्की के लिए। जब ब्रिटिशर्स ने कोई भी डिमांड नहीं मानी, तो आपकी एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, आपकी एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है। और उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में क्या होता है आपका, ठीक है, आपका नॉन कॉपरेशन जो है वो आपका अप्रूव किया जाता है। और उसी के समय के ऊपर आपका कहते हैं कि हम अंग्रेजों के स्कूल में नहीं जाएंगे, इनके कॉलेज में नहीं जाएंगे, इनके अदालतों में नहीं जाएंगे, हम इनकी गवर्नमेंट का बॉयकॉट करेंगे। तो बेसिकली अगर आप अंग्रेजों के स्कूल में नहीं जा रहे हो, आप अंग्रेजों के कॉलेज में नहीं जा रहे हो, उनके अदालत में नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका नॉन कॉपरेशन है, आप अंग्रेजों का साथ नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप सोचो कि अंग्रेज जो थे आपके, बेसिकली वो इंडिया में सर्वेंट्स रखते थे। अगर वो सर्वेंट्स उनको खाना बना के नहीं दे रहे हैं, वो सर्वेंट्स उनके किचन साफ नहीं कर रहे हैं, उनके गार्डनिंग नहीं कर रहे हैं, उनके बाथरूम साफ नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अंग्रेजों को दिक्कत आएगी। तो अंग्रेजों को दिक्कत पहुंचानी है, हमने उनके साथ कॉपरेट नहीं करना है, मारना पीटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, आपने उनका साथ नहीं देना है। अंग्रेज अपने आप समझ जाएंगे कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया हुआ है, ठीक है। तो कांग्रेस ने आपका एक स्पेशल सेशन भी करवाया आपका कलकत्ता में, याद रखना है, ठीक है। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे आपके, लाला लाजपत राय थे। उसके प्रेसिडेंट कौन थे आपके, लाला लाजपत राय थे। उसमें भी आपका सेम टू सेम बात की गई थी नॉन कॉपरेशन की, ठीक है, नॉन कॉपरेशन की बात ही की गई थी।
और उसके बाद आपका नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है आपका, वो देखो दिसंबर में तो अप्रूव हो ही गया था, लेकिन जनवरी में प्रॉपर स्टार्ट होता है। और जो टेक्निक्स बेसिकली आपकी तब बनाई गई थी, देखो जो टेक्निक आपकी स्वदेशी मूवमेंट की है ना, वो टेक्निक आपकी अभी भी रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि आपकी टेक्निक्स आपकी रेलेवेंट नहीं है, वो टेक्निक्स आपकी अभी भी रेलेवेंट है। लेकिन आपका जो मूवमेंट है, सेम चीजें हो रही हैं। अंग्रेजी सामान नहीं खरीद रहे हैं, अंग्रेजों की अदालतों में नहीं जा रहे हैं, उनके स्कूल में नहीं जा रहे हैं, उनके कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, उनके लिए एक गाड़ी नहीं चला रहे हैं। लेकिन बहुत समय बाद जब आपका प्रोटेस्ट होता रहता है, तो कहीं ना कहीं लोगों का ना गुस्सा बहुत ज्यादा चरम के ऊपर आ जाता है, लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ जाता है। अब होता क्या है कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ना एक हिंसक घटना हो जाती है। उस हिंसक घटना को हम कहते हैं आपका चौरी चौरा इवेंट। तो होता क्या है कि आपका 5 फरवरी, जो मैंने पहले ही बताया था, 5 फरवरी को ये खबर आती है कि आपके चौरी चौरा नाम का जो गांव है, ठीक है, उस गांव में आपका 22 पुलिसमैन को बेसिकली एंग्री पीजेंट्स ने जला दिया जिंदा। ठीक है। और महात्मा गांधी जैसे ये खबर सुनते हैं और वो क्या कहते हैं कि आपका इस मोमेंट को हम वापस ले रहे हैं। अब होता है कि महात्मा गांधी को पता था कि 2 साल हो गए प्रोटेस्ट करते हुए, अंग्रेज बात भी नहीं मान रहे, और अगर अंग्रेज बात नहीं मान रहे हैं तो लोगों का पेशेंस डोल जाएगी। और जब आदमी का पेशेंस नहीं होते वो क्या करता है, तो या तो वो चिल्लाता है या तो फिर वो तोड़ फोड़ मचाता है। तो जब जवाब नहीं आ रहे थे, तो जो आपके गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से बेसिकली आपके योगी आदित्यनाथ भी इलेक्शन लड़ते हैं यूपी में, वहां पे आपका चौरी चौरा नाम का गाँव है। उस चौरी चौरा जो गाँव है उसमें ना बेसिकली आपके जो फार्मर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे लीकर को लेकर। बेसिकली वो चाहते थे कि लीकर के ऊपर बैन लग जाए। ठीक है। वो टैक्स को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उसी के दौरान आपका जो चौरी चौरा में जो किसान है वो थोड़ा सा क्या करते हैं, लोगों के ऊपर, लोग सॉरी जो किसानों के ऊपर आपके पुलिस वाले ओपन फायरिंग कर देते हैं। और जैसे ही ओपन फायरिंग होती है, अब तो कुछ बचा ही नहीं देखने के लिए। इंडियंस ने क्या किया, इंडियन शाम को गए और जो आपका पुलिस थाना था उसमें आग लगा दी, उसमें 22 लोग मारे गए। ठीक है। अब महात्मा गांधी को पता है कि अंग्रेजों को हमारे ऊपर मारपीट करने का एक बहाना मिल चुका है, और अब अंग्रेज पीछे नहीं हटेंगे। तो महात्मा गांधी ने चुपचाप क्या बोला कि जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, हमने जो करना था कर लिया। अब क्योंकि वायलेंस हो चुका है, आपके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी हो सकते हैं, इस मूवमेंट को हम वापस लेते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि आपका कौन से इवेंट के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया था, तो वो था आपका चौरी चौरा मूवमेंट। ठीक है। और उसके बाद ये जो चीजें हैं इसको आपने इग्नोर करना है। ठीक है। ये पहले की चीजें हैं, इसको आपने कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे। तो चौरी चौरा के बाद आपका ये चीज हो जाती है। महात्मा गांधी को इस इन सब के लिए जिम्मेदार माना जाता है। महात्मा गांधी भारत में आके पहली बार जेल जाते हैं। महात्मा गांधी वॉज सेंट टू जेल। ही वॉज बेसिकली सेंट फॉर 6 ईयर, लेकिन महात्मा गांधी 2 साल में छूट जाते हैं। कहते हैं कि मैं बहुत बीमार हो गया। मस्त एक्टिंग करी महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी 2 साल में आपका जेल से बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद फिर से आपका एक नया फेज है जो शुरू होता है आपका। ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कई बार पूछते हैं कि इस मूवमेंट की सबसे खास बात क्या थी। देखो, इस मूवमेंट की सबसे खास बात क्या थी, आपका हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी। और जो दूसरी चीज आपको याद रखनी है इस मूवमेंट के बारे में, वो ये है कि आपका इस मूवमेंट में इंडियंस को कोई सक्सेस नहीं मिली। ठीक है। इंडियंस को कोई सक्सेस नहीं मिली। पहली बात तो ये कि अंग्रेजों ने कभी माफी नहीं मांगी जलियांवाला बाग के लिए। रॉलेट एक्ट को वापस नहीं लिया। भारत के लोगों को स्वराज नहीं मिला। और इसके अलावा जो आपका खिलाफत था, अंग्रेजों ने खिलाफत को भी रिस्टोर नहीं किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियंस को सक्सेस नहीं मिली। लेकिन ये मूवमेंट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है आपका इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि इसमें आपका अंग्रेजों को ये बात लग गई पता कि अगर हम इंडियंस को पुश करेंगे तो आपका जो 1857 था वो फिर से रिपीट हो सकता है। आपका जो मुद्दा है वो और ज्यादा भड़क सकता है। तो इसी कारण से आपका ये जो मूवमेंट है वो इंडिया की हिस्ट्री में सिग्निफिकेंस रखता है। लेकिन इससे इंडियंस ने कुछ खास अचीव नहीं किया, एक्सेप्ट द मोटिवेशन। ठीक है। इंडियंस बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए। महात्मा गांधी को भी लग गया पता कि मैं लोगों को किस लेवल तक पुश कर सकता हूँ। और महात्मा गांधी ने अगले मोमेंट्स में लोगों को पुश किया भी। देखो, महात्मा गांधी ने ये वाला जो मूवमेंट है आपका 2 साल भी पूरे नहीं होने दिए। 2 साल से पहले, या 2 साल क्या, बेसिकली आपका 1.5 साल भी पूरा नहीं होने दिया, महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को पहले से वापस ले लिया। लेकिन जो आपके आगे के मूवमेंट्स आएंगे उसमें महात्मा गांधी बहुत ज्यादा पुश करेंगे इस मूवमेंट को। ठीक है। महात्मा गांधी विल पुश दिस मूवमेंट, और जो आगे के मूवमेंट आएंगे और
कहीं ना कहीं आपकी जो आज़ादी है वो आपको मिलेगी। और महात्मा गांधी का रोल भी है, बाकी लोगों का रोल भी है। बट ये आपका महात्मा गांधी का दूसरा मास मूवमेंट था। पहला मास मूवमेंट क्या था महात्मा गांधी का, जल्दी बताओ। रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह। महात्मा गांधी के स्टार्टिंग में जो इनिशियल मूवमेंट्स थे, उससे पहले भी महात्मा गांधी की एक बहुत फेमस पब्लिक अपेयरेंस थी, वो कहाँ पे हुई थी? जल्दी बताओ, महात्मा गांधी की पहली पब्लिक अपेयरेंस कहाँ पे हुई थी? 1916 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 1916 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां पे आपके महात्मा गांधी की पहली पब्लिक अपेयरेंस हुई थी। करेक्ट। उसके बाद महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट कौन सा था इंडिया में यहाँ आने के बाद? चंपारण। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया? सिविल डिसोबीडियंस। सिविल और उस वो जो किसान थे वो किस सिस्टम से तंग थे? तीसरे नंबर। हाँ, 30 से कुछ था, बताओ। का तीन कथिया। ठीक है। फार्मर्स, हाँ, जो आपके इंडिगो फार्मर्स थे, देवर स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ द तीन कथिया सिस्टम। ठीक है। ओके। और इसके अलावा जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, वो किसने स्टार्ट किया आपका? कांग्रेस ने। खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट किया आपका? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ने। और इसको मर्ज किसने करवाया? महात्मा गांधी ने। हालांकि बाल गंगाधर तिलक इस के बहुत ज्यादा खिलाफ हुआ करते थे। महात्मा ठीक है कि ऐसे कभी मर्ज नहीं करना चाहिए, ये मुस्लिम्स का इशू है, मुस्लिम सॉर्ट करेंगे, लेकिन महात्मा गांधी का दिमाग थोड़ा अलग काम करता था। वो थोड़ा सेकुलरिज्म का थोड़ा भूत था उनके ऊपर, तो वो ऐसे काम करते थे, तो इन्होंने इसको मर्ज किया गया। क्या आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ? नो सर। नो। ये पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए कि आपका जो मूवमेंट है सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि तीन डिमांड थी। तीनों की तीनों डिमांड आपकी अगर नहीं मानी गई है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है। आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसकी जो परमिशन थी, इसकी परमिशन कब मिली थी आपका? अंग्रेजों ने कौन से सेशन में इसकी परमिशन मिल गई थी आपको? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसको कांग्रेस ने अप्रूवल कब दी थी, जल्दी बताओ। कौन से सेशन में नागपुर कांग्रेस ने? सेशन। देखो, नागपुर सेशन तो आपका दिसंबर में हुआ था। क्या उससे पहले आपका कोई और सेशन भी हुआ था उस साल? दो सेशन हुए थे आपके 1920 में, आपके दो सेशन हुए थे। एक हुआ था नागपुर, दूसरा कौन सा हुआ था? देखो बुक में, देखो कलकत्ता है वहां पे। 1920 में, याद रखना है, लिख लेना कहीं पे भी। 1920 में आपके दो सेशन हुए थे। एक हुआ था कांग्रेस का स्पेशल सेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ था। और एक हुआ था आपका एनुअल सेशन, जो कि आपका दिसंबर में हुआ था। ठीक है। याद रखना है, एक सेशन आपका सितंबर के महीने में हुआ था कलकत्ता में। उसके प्रेसिडेंट थे आपके लाला लाजपत राय। ठीक है। आई सेंड यू वन पीडीएफ राइट नाउ। इसमें आपका कांग्रेस के सारे सेशंस है। मैं उसमें इंपॉर्टेंट वाले मार्क कर दूंगा, आपने उनको पढ़ लेना है। ठीक है। एक काम आपने ये वाला काम करना है। तो एक था कलकत्ता वाला और एक था आपका नागपुर वाला। पहले आपका कलकत्ता में अप्रूव किया गया, और उसके बाद आपका फिर नागपुर में फिर से अप्रूव किया गया। ठीक है। लेकिन अगर कभी भी आपका एग्जाम में ऑप्शन आता है और कलकत्ता और नागपुर दोनों है, तो आपने कलकत्ता टिक करना है, क्योंकि कलकत्ता पहले था। तो कलकत्ता के सेशन में आपका जो कांग्रेस था, उसने किसको अप्रूवल दी थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल दी थी। याद रखोगे कलकत्ता सेशन में, आपका बुक में है ये। ठीक है। बुक खोली हुई है आप लोगों ने? यस सर। Yes, ठीक है। तो आपको मैं बुक का पेज बताता हूँ, एक सेकंड रुको। मैंने तो बंद कर दिया बुक, एक खोली गई, रुको एक सेकंड। आपके जो बुक में पेज नंबर 139 है, उसका पहला पैराग्राफ देखो, है ऊपर। कांग्रेस मेट इन ए स्पेशल सेशन इन सितंबर 1920 एट कलकत्ता अंडर लाला लाजपत राय, लिखा हुआ है ना? yes, sir. तो यहाँ पे सबसे पहले कांग्रेस ने अप्रूवल दी थी आपकी, किसके लिए? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। ये बात आपने याद रखनी है। फिर आपका जो दिसंबर है, दिसंबर में फिर से कांग्रेस ने बोला कि हाँ यार, कर लो अच्छे से करो इसको। ठीक है, हम सब साथ देंगे। क्योंकि स्पेशल सेशन में सब लोग नहीं आ पाए थे, सब लोग एकदम से इमीडिएटली नहीं आ पाए थे, तो इसीलिए। तो ये आपका स्पेशल सेशन आपका होता है, आपका मूवमेंट चालू होता है। कौन से इवेंट के बाद आपका ये मूवमेंट वापस ले लिया जाता है? चोरी चौरी चोरी। चौरा। चौरी चौरा मूवमेंट के बाद। ठीक है, जिसमें आपका किसानों की डेथ हो जाती है बहुत सारे। 1922 में आपका ये मूवमेंट होता है। ठीक है। इसकी सबसे खास बात क्या थी? इसकी सबसे खास बात ये थी कि वीमेंस ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। और
दूसरी बात आपकी ये थी कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे, देखो कोई भी मूवमेंट होता है सबसे ज्यादा कॉलेज के बच्चे एंजॉय करते हैं। अब कॉलेज के बच्चों को बोला कि हड़ताल है, वो हड़ताल पे चल देंगे। उनको तो वैसे स्कूल नहीं जाना है, ऊपर से अब महात्मा गांधी बोल रहा है कि स्कूल मत जाओ। ठीक है, तो कॉलेज के बच्चों ने बहुत तगड़ा पार्टिसिपेट किया, स्कूल के बच्चों ने बहुत तगड़ा पार्टिसिपेट किया। हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी थी ना, उसका लास्ट एग्जाम्पल था ये मूवमेंट। इस मूवमेंट के बाद आपका हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। किसी भी मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं लड़ेंगे। दिस वॉज द लास्ट टाइम when Hindu and Muslims were fighting together, ठीक है, against Britishers. Now Hindus will fight against, Hindus की बात नहीं बेसिकली कर रहा हूं मैं। Now Congress will fight against Britishers and Muslim League will fight against Congress. तो अब ये आपका ट्रेंड शुरू हो जाएगा। दैट इज वाई आई टोल्ड यू कि किसी ना किसी चीज के लिए आपका जो मूवमेंट है आपका ये थोड़ा सा पॉपुलर था। ठीक है, इसके बाद आपका हम पढ़ेंगे थोड़ा सा स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी अरेस्ट हो चुके हैं और कांग्रेस को कुछ और करना है। ठीक है, चलो बताओ और कुछ है आपके डाउट्स वगैरह, आज वाला समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक है, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपने देखा हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था आपसे कि मैं आपको 2 तारीख को नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपको पढ़ना है तो मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई वाज जस्ट सेइंग कि मतलब नहीं पढ़ेंगे। आपको जो भी पढ़ना होगा 2 तारीख को, कोई डाउट होंगे तो आई एम रेडीली अवेलेबल फॉर यू। तो वो बस बता देना मेरे को, इसमें कोई शर्म मत करना। ठीक है, बट यही है कि मेरा तो यही मानना है कि अगर 2 तारीख को आपने कुछ पढ़ना है तो यू जस्ट डू व्हाट, यू जस्ट डू योर करंट अफेयर्स। ठीक है, इफ यू हैव टू डू समथिंग ऑन योर 2nd of September, देन जस्ट डू करंट अफेयर्स, बिकॉज करंट अफेयर्स विल अर्न यू इजी 8 क्वेश्चन तो आ जाएंगे आपके आराम से। तो 8 चौके कितने होते हैं? 24 नंबर बहुत होते हैं मेरे भाई। 24 नंबर, 24 नहीं होते यार, 8 चौके तो 32। 32 ठीक है, होते। हाँ देखा, जब नींद पूरी नहीं होती तब कैलकुलेशन गलत होती है, तो तुम लोग भी नींद पूरी करना। सर एक बार रेट्स बता देना कल की क्लास क्या में। करवा दूं? अरे रेट्स। रिट्स के ऊपर तो मुश्किल क्वेश्चन आए नहीं तुम्हारे पेपर में आज तक कभी भी। ठीक है, रिट्स के ऊपर कभी मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया है, वो तो हमने क्लास में से डिस्कस कर लिए थे रिट्स के बारे में। ठीक है, चल तेरे को पढ़नी है, तेरे को मैं रिट्स करवा देता हूँ। ठीक है, फिर तो मैं रिट्स भक्ति मूवमेंट से कितने क्वेश्चन आएंगे? यार पता है क्या होता है, मैं बोल नहीं सकता कितने क्वेश्चन आएंगे किस चैप्टर से, बट आपका मैं भक्ति सूफी कल करवा दूंगा, टेंशन ना लो। आपको कल मुगल करवा दूंगा, आपको कल सल्तनत करवा दूंगा, और आपको कल भक्ति सूफी करवा दूंगा। ठीक है, ओके सर। अभी आपको मैं एक पीपीटी भेजूंगा। ठीक है, मुद्रित में आपके ग्रुप में भी भेज दूंगा पीपीटी वो वाली। मैं 5 में भेजूंगा। ठीक है, मैं 4 के ग्रुप में हूँ नहीं, मैं 5 में भेज दूंगा। तो उस पीपीटी को आप देख लेना और कोशिश करना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। मुझे पता है कि आप लोग देर तक जागते हो, जब तक जाग रहे हो तो कोशिश करना कितने क्वेश्चंस कर सकते हो। एटलीस्ट विजयनगर वाले तो कर ही पाओगे आप लोग। और जो बाकी चीजें हैं उसको हम कल सुबह 10 बजे क्लास कर लेंगे इसी लिंक के ऊपर ना। 10 साढ़े 10 में आपको कम्युनिकेट कर दूंगा कितने बजे करनी है। मैं जब ऑफिस आऊंगा ना, तब ऑफिस से क्लास लूंगा, वहाँ ठीक होता है वाईफाई। तो वी विल हैव अ क्लास एंड वी विल डिस्कस दोस थिंग्स टुमारो। डन है? Yes. यस सर। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर ऐसा सा कोई पीवाईक्यू है जिसमें पूछा गया हो कलेक्टर ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन था? कलेक्टर ऑफ मॉडर्न इंडिया मतलब? मतलब कलेक्टर ऑफ मॉडर्न इंडिया जैसे आईएएस ऑफिसर में से मतलब कोई भी नेम वगैरह पूछा गया हो कि किसे अ, बोलते हैं? पहला, देखो वैसे तो हम उसको कहते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। अगर आपने पूछना हो ना, तो हम फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ओके सर। ठीक है, जो कलेक्टर बेसिकली क्या होता है, आपका सिविल सर्वेंट्स होता है ना कलेक्टर। तो सिविल सर्वेंट्स को इंडिया में शुरुआत किसने करी थी? आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। तो हम फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसके अलावा अगर आपने ये देखना है कि आपका पहला सिविल सर्वेंट कौन था, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, बताइए आपको, यस सर। है ना, 1961 में वो बन गए थे आपके। चलिए, तो कोई भी डाउट होगा मेरे को बेझिझक भेज देना। ठीक है, आप पर्सनली नहीं भेजना, ग्रुप में भेज देना, मैं देख लूंगा, मैसेज में रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, और थोड़ा रिलैक्स करना है, ज्यादा ज्यादा देर तक पुश मत करना। ठीक है, 12 बजे तक बैठो आराम से, उसके बाद बढ़िया 8-9 घंटे की नींद लो। सुबह 1-2 घंटे लगाओ, फिर क्लास लगा लेना बैठ के, फिर सो जाओ, फिर उठ के पढ़ लो। रिलैक्स करो इस टाइम के ऊपर, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना। ठीक है, जो होना तो हो चुका है। जिसको मॉक टेस्ट, मैंने तुम्हारे ग्रुप में मॉक टेस्ट भेज दिया हुआ है, मुद्रित में आपके ग्रुप में भी भेज दूंगा। ठीक है, तो जिसको वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है वो कर सकता है, आंसर की भी उसके साथ ही है, कर लेना। ठीक है,
चलिए गुड नाइट।